students, we'll start the class at 9 p.m. So some 3 more minutes to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile, and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? Naveen, Simran, Kaur, Apurva, Shashank, Saubhagya, Pritama, Zishan, and others. The answer is yes. So we'll start the class. कहीं पर भी ऑडियो वीडियो की कुछ प्रॉब्लम आए, आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर सकते हैं. इट शुड रिकनेक्ट. और आज इन्होंने ये पुराना लेआउट भी वापस कर दिया है. सो आई होप यू विल एंजॉय द फॉर्मेट. क्लास में कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं थ्रू द गूगल फॉर्म, जिसकी लिंक यहाँ पर भी और कोर्स पेज के अंदर भी आपको मिल जाएगी. सो हम लोग पढ़ रहे थे पिलर 3B इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. आगे बढ़ने से पहले एक तो सवाल ट्राई करिए, स्टार्टिंग विद दिस वन. जीतू, नितिन, मनीष कुमार, साहिल, अमन, संजीव, शिल्पा, गणेश, अशोक, अश्विनी, प्रतिभा, राजा, मनीष, रुचि चौहान, रुचि के, इन सब लोगों ने करेक्ट किया. एडिशनली विवेक कुमार, अभिषेक राज, ज्योति, आयुष रंजन, सीकेबी, हिमांशी, प्रीति, श्वेता, नेहा, अविरल, आप सब ने भी सही किया. डायरेक्टिव वर्ड ये है फाइंड करेक्ट पेयर्स. ऑब्जर्व द फर्स्ट स्टेटमेंट. रैचेट मैकेनिज्म मतलब क्या? आपने वांटेड फिल्म का सलमान खान बनना था कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसमें से आप पीछे नहीं हट सकते, यू कैन नॉट रिवर्ट. तो यहाँ पर इज अलाउड टू रिवर्ट तो नहीं भाई, नॉट अलाउड टू रिवर्ट, उसको रैचेट मैकेनिज्म बोलते हैं. यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड, डब्ल्यूटीओ का ये एसएसएम सेफ स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या कहता है? अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से सस्ते एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अपने फार्मर को और सब्सिडी देनी है? नहीं, ये जो आ रहा है उस माल पे ज्यादा हमने टैक्स बढ़ा सकते हैं. सो अलाउड टू गिव फूड सब्सिडी टू लोकल इंडस्ट्री विदाउट क्वांटिटेटिव लिमिट्स, वो पीस क्लॉज और वो चीजें अलग थी. डू नॉट कंफ्यूज द थिंग्स. So this is also not there, this is also not there. So the answer is neither one nor two is correct. Try one more question.
संजय, मयंक, छायाकांत, बब्बी, प्रीतेश, सुनील, आदित्य सिंह, कृति, सोमेश, अश्विन, कान्हा, आशीष, मिनी, मंजू, राजा मनीष, अश्विनी, साहिल, साईकांत सेनापति, किंजल, रुचि, रुचि पांडे, शारू जॉन, देव, श्वेता सिंह, सौम्या, हरित, गरिमा, गोविंद, ज्ञान सागर, विजेता, शौकी सिंह, ये सब ने करेक्ट किया। एडिशनली अभिषेक, हिमांशी, सचिन शर्मा, आंचल, पूर्णचंद्र, नेहा, ज्योति, संध्या, प्रदीप, आकाश, 2 सवाल देखे, दोनों करेक्ट हुए। द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन से टीपीपी 11 के मेंबर्स हैं? अब याद करो, टीपीपी 11 या जिसको आप बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जहां पर यूएसए ने तो बोल दिया हम नहीं ऐड होंगे, बट बाकी 11 कंट्रीज जो कि पैसिफिक ओशन के साथ जुड़े हुए हैं, दे हैव साइंड द अग्रीमेंट। तो क्या यहां पर ब्रुनई होगा? हाँ, ब्रुनई वो पैसिफिक के पास आता है। ऑस्ट्रेलिया तो होगा ही होगा पक्का ये। व्हाट अबाउट अर्जेंटीना? ये अर्जेंटीना कहीं पर इस साइड पर है, तो वो ज्यादा अटलांटिक समुद्र की साइड पर है। ये बात सही है, यहाँ पर एक कोई स्टेट यानी सामुद्र दुनी है जिसके चलते वो साउथ पैसिफिक को टच करता है, बट वो बात भी जियोग्राफर्स के अंदर उसका ये हिस्सा है नहीं है, लाइक दैट देयर इज सम डिबेट। बट द पॉइंट इज अर्जेंटीना बिकॉज इट इज मेजरली ऑन द साइड ऑफ अटलांटिक, वो इसका हिस्सा नहीं है, एट लीस्ट नॉट एट प्रेजेंट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज, तो उसमें ये तो पक्का है कि ऑस्ट्रेलिया तो होगा ये पैसिफिक के नाम पर, और अर्जेंटीना नहीं है। तो अगर उस हिसाब से आप एलिमिनेशन शुरू करें, देन यू विल अराइव एट द आंसर। सभी कंट्री हमको मालूम हो जरूरी नहीं है, पर जहां पर भी 2 दी के उड़ा दो, डी चला गया, ये चला गया, और बाकी 2 ऑप्शन जो बचते हैं, बी के अंदर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, सो देयरफॉर वी हैव टू सेटल विद द आंसर सी। सी दैट इज 1 3 4 5, यानी ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, देन चिली, वियतनाम, पेरू भी होगा, बट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस सबसे ज्यादा क्लिक कौन सा कर रहा है? दिस वन। नाउ आउट ऑफ द थिंग्स आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इस आरसीईपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो सब देख लिया। ओईसीडी का ऑयल कट बहुत पहले देख लिया था। प्रोटेक्शनिज्म, यूएसए उसका 301 रिपोर्ट, जीएसपी लिस्ट वो देख लिया। ब्रेक्सिट वो देखना बाकी, और उसके बाद ये G20 का ओसाका डेक्लेरेशन वो समझना है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेक्सिट इशू? ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन ये इधर रहा, उसको डाइवोर्स चाहिए फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है 1993 में एक मास्ट्रिच एग्रीमेंट के अंतर्गत। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन जहां पर आपस में गुड्स, सर्विसेज, सिटीजन की इजी मूवमेंट अलाउ है। 2002 के अंदर ये यूरोपियन यूनियन के सब कंट्री ने आपस में सोचा कि कॉमन करेंसी करते हैं ना, यूरो करेंसी यूज करी, लेकिन ब्रिटेन वाले उनको अपना एरोगेंस अलग से था, तो नहीं, हमारा पाउंड स्टर्लिंग वी विल कीप सेपरेट। और उसके बाद ब्रिटेन के अंदर कुछ लोगों को ये लगने लगा दैट यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी ये जो अलायंस है, जो यूनियन है, इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट, ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि इसके चलते यूरोपियन यूनियन के लोग उनको आसानी से अपने कंट्री के अंदर आ जाते हैं, नौकरी ले लेते हैं, तो लोकल लोगों की जॉब्स चली जाती है। ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट और सेंट्रल बैंक वो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल बनाते हैं, उस हिसाब से हमारी सेंट्रल बैंक और पार्लियामेंट ने काम करना होता है। तो हमारी जो स्वायत्ता है, सॉवेरेनिटी, वो भी कम हो रही है। सो बेटर वी टेक डाइवोर्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। इसके लिए उन्होंने 2016 में एक रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह किया। सब ब्रिटिश लोगों को पूछा गया रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देन 52% पीपल वोटेड दैट ब्रेक्सिट, यानी कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद इन द ईयर 2017 ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को लिस्बन ट्रीटी के एक प्रोविजन के अंतर्गत नोटिस भेजा दैट नाउ वी वांट टू सेपरेट फ्रॉम यू। और ये ट्रीटी में ऐसा लिखा है कि जब आप ऐसा नोटिस भेजते हैं उसके 2 साल बाद असल में एग्जिट होता है। इन बिटवीन एक वर्क आपने डील वर्कआउट करनी होगी कि आप नौकरी या ये पूरा जो मैट्रिमोनियल अलायंस है उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने उसके लिए कितना पैसा सामने यूरोपियन यूनियन को भरना होगा, और जो ब्रिटिश लोग यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों में रहते थे, क्या उनका वीजा रद्द हो जाएगा या वो वापस आ सकते हैं, और दोस टेक्निकल थिंग्स दे हैड टू वर्क आउट। अल्टीमेटली इन 2019 मतलब 2017 प्लस 2 ईयर हो गए, तब बात चल रही थी कि मार्च 2019 में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ब्रिटेन के पॉलिटिशियन वो आपस में झगड़ते रहे कि इसमें हमने कंपेंसेशन उनको पे करना है, नहीं पे करना है, वीजा का क्या होगा वगैरह। अल्टीमेटली इन 2020 इट इज डिसाइडेड दैट 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन में से ये इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम लीव कर लेगा, और उसमें भी अभी प्रेजेंट 11 मंथ का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। क्या ये आपस में कितना भी लड़े और मर जाए इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यूपीएससी मेंस पेपर 2 उसका सिलेबस क्लियर है दैट इश्यूज अफेक्टिंग द इंडियन इंटरेस्ट, इसमें हमको क्या असर होता है दैट वी हैव टू सी। अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है, दैट मीन्स उनको फिर अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यू रखने के लिए दे विल हैव टू अट्रैक्ट मोर पीपल।
पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स को वो बुला ले कि हमारी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में आके जमकर फी भरो ताकि हमको पैसा कमाने को मिले। सो वी कैन होप कि ट्रैवल और एजुकेशन के वीजा नॉर्म भारतीय लोगों के लिए आसान किया जाए ताकि हम लोग टूरिस्ट के रूप में, स्टूडेंट के रूप में जाए, उनकी इकोनॉमी को मदद मिले। ब्रिटेन ये भी करेगा कि अपने सब प्रोडक्ट्स इंडिया की तरफ ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इंडिया में भी अब राइजिंग मिडिल क्लास है जो कि ऐसी प्रीमियम चीजें खरीदना पसंद करता है। तो वो इंडिया को बोल सकते हैं कि हम हमारे ऊपर आप अपनी जो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं उसको थोड़ा कम करिए। तो सामने इंडिया भी बोल सकता है कि आप भी हमारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर जो ड्यूटी लगाते हैं पहले से कम करो। सो लाइक दैट वी कैन वर्क आउट सम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील। जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के इनिशिएटिव खुद से लेगा। फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टाइन, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान में उसकी नीतियां कुछ अलग हो सकती है जो यूरोपियन यूनियन से भिन्न हो। तो उसको भी फिर यूएन जनरल असेंबली के अंदर कुछ पास करवाना होगा, तो वो भारत से मदद मांगेगा कि आप हमारे फेवर में वोट करिए। तो इंडिया भी उनसे मदद मांग सकता है कि ये कश्मीर और अरुणाचल का मुद्दा है तो आप हमारे वोट फेवर में वोट करना। सो लाइक दैट समथिंग कैन बी डन। यानी कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ना कुछ असर होंगे। वो कितने असर होंगे आपने मैक्सिमम प्रिपेयर करने चाहिए, 250 वर्ड्स फिलअप कर सके उतना माल आपके पास होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली यू शुड प्रिपेयर। बेफिजुल में बहुत ज्यादा आईडीएस एंड द हिंदू और पीडीएफ मैगजीन एक हद तक आपको पता चल गया हो कि आई हैव सम दिस मेनी पॉइंट्स। मित्रों 250 वर्ड लिखने हो तो आपके पास अगर 5 अच्छे अच्छे मुद्दे हो उसके ऊपर ही आप थोड़ा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच में बॉडी पॉइंट में 4-4 लाइनें लिख दो, आराम से 250 वर्ड हो जाते हैं। सो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा ये इधर जाएगा उधर से वो चीज इधर जाएगी, देन तीसरा ये फलाना टिमका होगा। डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये इच्छा होगी कि मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। वेल दैट इज वेल एंड गुड, बट उसका मतलब ये भी नहीं कि आपका जब यूपीएससी इंटरव्यू आएगा तो आपको 30 मिनट वो सिर्फ ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन का ही पूछेगा। इनफैक्ट यू गो थ्रू प्रीवियस टॉपर्स इंटरव्यू, आपने कोई भी इरिस्पेक्टिव, सपोज किसी ने लिखा मुझे आईपीएस बनना है तो वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस, तो ऐसा नहीं 30 मिनट तक आईपीएस का ही पूछते रहते हैं। मे बी सम 3-4 क्वेश्चन दे विल आस्क, बाकी वो जनरल चीजें पूछते हैं इंटरव्यू में भी। सो अननेसेसरी मुझे बहुत बड़ा स्कॉलर बन के वहां पर जाना है, ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि आपको पुलिस का जो ज्ञान लेना है, फॉरेन सर्विस का, वो तो उसकी ट्रेनिंग होती है तब देंगे आपको। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग बिफोर हैंड। तो ब्रेक्जिट हमने ओके बेसिक आइडिया इज देयर। अब ये ओसाका डिक्लेरेशन ऑन फ्री फ्लो ऑफ डेटा, ये क्या समझते हैं? एक G20 समूह है जो 1999 में बनता है, उसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन, तो कितने 19 + 1 = 20 हो गए। और फिर ये एनुअल समिट करते रहते हैं। उसमें 2018 में अर्जेंटीना के बुएनोस एयरिस शहर में उन्होंने समिट करी, जहां पर मोदी, ट्रंप और जापान के पीएम शिंजो अबे ये तीनों मिले उस समिट की साइडलाइन में आओ चाय पीते हैं। और उसको बोला गया ये सबसे पहली हमारी जाई ट्राइलेटरल मीटिंग है, मतलब जापान, अमेरिका, इंडिया की। खैर उसके बाद 2019 में समिट होती है जापान के ओसाका शहर में। फिर 2020 साउदी, वो कोरोना में वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या देखना है। 2021 में इटाली, होपफुली तब तक वहां कोरोना चला जाएगा। और 2022 तब दिल्ली में होगा। और 2022 की ये खास बात है कि आजादी के भी 75th एनिवर्सरी हो रही है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बजट के अंदर भी इसके लिए कुछ 100 करोड़ जितना रुपया तो दिया है कि इसका सब धूमधाम आयोजन करना है। खैर अभी तो हम फोकस करें ये 2019 की समिट जो जापान के अंदर ओसाका में हुई थी। ऐसी कोई भी समिट होती है उसके बाद सब लीडर्स मिलके एक अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन की हमने मीटिंग में ये चर्चा करी, वी अग्री फॉर दिस थिंग बोला जाता है। तो एक तो फुकुओका पॉलिसी, वो उनका कोई प्रांत या शहर होगा, उसके नाम पर उन्होंने बुलाया कि एजिंग सोसाइटी मतलब बूढ़े लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब पेंशन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। फिर याद करो सेकंड पिलर में हमने पढ़ा था एक ओईसीडी था और उसका बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एग्रीमेंट, वो कैसे मैकडॉनल्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो G20 में बोला गया हाँ वो बीपीएस एग्रीमेंट को हम मानेंगे, विल डू द थिंग्स रिलेटेड टू दैट। फिर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है उसके भी जितने नॉर्म से हम लोग पालन करेंगे। और कैसे भी ऐसा कोई बदमाश कंट्री होगा जैसे ईरान या नॉर्थ कोरिया, उसमें से किसी को यहाँ पर आने नहीं देंगे फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड सो ऑन। एंड लास्टली दे सेड वी विल एनकरेज डेटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन अदर वर्ड्स, साउथ कोरिया की कोई मोबाइल कंपनी है जैसे सैमसंग, तो अगर उसने जापान को फोन बेचे और आप जानते हैं सैमसंग में भी आपका यूजर अकाउंट बना और फिर आपका वो पूरा हेल्थ डेटा, आप जो जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग, वो सब उसमें स्टोर होता है। सो इट शुड बी अलाउड टू स्टोर, चाहे वो सैमसंग साउथ कोरिया में ले जाए या चीन में रखे या कहीं पर भी, विश्वास रखना होगा कि वो बस मिसयूज नहीं करें। वी विल अलाउ देम विथ ट्रस्ट, वी शुड अलाउ देम। ऑब्वियसली इंडिया विल नॉट लाइक दिस, तो इंडिया ने बोला हम इसको साइन नहीं कर सकते। और सिर्फ इंडिया अकेला नहीं, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, उन्होंने भी बोला ये ओसाका डिक्लेरेशन में आपने जो बात करी फ्री फ्लो ऑफ डेटा, दैट इज नॉट अग्रीएबल टू अस, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां इसको मिसयूज कर सकती। जैसे कि चीन की एक हुए कंपनी है जिसके मोबाइल फोन में वो सब डेटा यूजर का स्टोर करती है, चाइना में वो सर्वर में रहता है। तो हो सकता है कि चाइना के गवर्नमेंट स्पॉन्सर हैकर ही उसको सब हैक कर दे और उससे भारत के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान किधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं सारा डेटा निकाल के कुछ बदमाशी कर सकते हैं। फेसबुक को याद करो, फेसबुक ने बहुत सारा डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी को शेयर किया था, बेच दिया था, और उसकी मदद से ये डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे लोगों ने अपना पॉलिटिकल कैंपेन, फेसबुक में आपको कौन सी पोस्ट दिखेगी, कौन सी एड दिखेगी, वो सब इन्फ्लुएंस किया था।
तो अगर ये सब फ्री फ्लो ऑफ डेटा के अंदर ये सब मिसयूज होने का भी इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक ओपिनियन थ्रू टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट एंड आर्टिकल ऑन सोशल मीडिया हो सकता है। और ये यूएसए वो खुद डेटा लोकलाइजेशन के बारे में उनकी पॉलिसी कहीं पर कुछ बोलता है, कहीं पर कुछ बोलता है। सो इंडिया इज सेइंग कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग बैठे और उसमें तय करे तो हम कुछ मांगेंगे, उसके आउटसाइड हम लोग को कुछ आना नहीं है। उसके बाद ये पॉइंट के मीन्स के लिए कंक्लूजन की क्या इंडिया का रुख सही है वगैरह वो दिया है, हैंडआउट में आराम से देख लेना। सो ओके, दिस ओसाका डिक्लेरेशन एंड ब्रेक्जिट इज डन। नाउ सम मिसेलेनियस ग्रुपिंग्स। मिसेलेनियस ग्रुपिंग के अंदर सबसे पहले हमने फोकस करना चाहिए अपने एशियन कॉन्टिनेंट पर। तो वहाँ पर आसियान, आपेक, सार्क, बीमस्टेक, इंडियन ओशन रिम, शंघाई कोऑपरेशन और बहुत सारे और भी हैं जो आपको हैंडआउट में दिए। एक ओवरव्यू लेते हैं, बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसका हेडक्वार्टर इधर है और उधर है, वो आराम से आप पढ़ लीजिएगा। वी शुड नॉट स्पेंड द प्रेशियस टाइम इन दैट टाइप ऑफ थिंग। तो एक इंपॉर्टेंट है आसियान ग्रुप। आसियान ग्रुप के अंदर बैंकॉक डिक्लेरेशन में उसकी अनाउंसमेंट होती है और इंडोनेशिया के जकार्ता में, ये रहा इंडोनेशिया और वहाँ पर जकार्ता होगा, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस ये सब आजू बाजू में है। सो इट हैज 10 मेंबर्स, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। जब भी ऐसा कोई ग्रुपिंग आए तो हमने क्या फोकस करना चाहिए, एक तो कौन है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन नहीं है। या आसियान ग्रुप में देखो चाइना भी नहीं दिखता है और जापान भी नहीं दिखता है। खैर, ये इंडिया ने आसियान कंट्रीज के साथ जो डायलॉग प्रोसेस शुरू करी थी उसका 2018 में 25 इयर्स कंप्लीट हुआ, तो बहुत रंगारंग कार्यक्रम किया था। उसके बाद ये आसियान देशों के 10 लीडर्स होंगे, इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको हमने 26 जनवरी की परेड में भी 2018 में इनवाइट किया था। एक नहीं, दो नहीं, 10 चीफ गेस्ट को बुलाया गया था। फिर 2019 में इनकी समिट होती है बैंकॉक में और वहां डेक्लेरेशन किया अगेंस्ट मरीन डेब्री, दरियाई कचरे के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा बैंकॉक डेक्लेरेशन ऑफ आसियान में बोला गया। और भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये वाला इंडिया या आसियान वगैरह वो हैंडआउट में देख लेना। दूसरा एक ऐसा इंपॉर्टेंट ग्रुप है सार्क कंट्रीज। 1985 में स्थापना होती है। 2004 में ये साफ्टा नाम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाते हैं, लेकिन फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो झगड़ा चलता है एज अ रिजल्ट कुछ खास निकल के नहीं आ रहा। फिर 2010 में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनाई जाती। तो ये सब सार्क कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह, उसके सब बच्चों को यहाँ एडमिशन देंगे और सब कॉलेज की पढ़ाई होगी, ऐसा प्लान किया। फिर 2017 में भारत ने GSAT-9 सैटेलाइट लॉन्च किया फॉर सार्क कंट्रीज, जिसकी मदद से उसकी जो भी स्पेक्ट्रम या बैंडविड्थ होगी उससे ये सभी देशों को टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, बैंकिंग, टेलीविजन सर्विस उसमें मदद मिलेगी। क्योंकि अलग अलग खुद से सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, सब देश इतने गरीब है कि शायद नहीं कर पाए, तो भारत ने उनको ये ऐसा एक तोहफा दिया है। एशिया की बात करें, एक बड़ा नाम और है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चाइना के बीजिंग शहर में हेडक्वार्टर। शुरुआत में तो सब सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वो सब थे। फिर उन्होंने एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स बनाया उज्बेकिस्तान में। उसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान को फॉर्मल मेंबरशिप इन लोगों ने दे दी। फिर इनकी 2018 में चाइना के क्विंगडाओ में समिट होती है और वहाँ क्विंगडाओ डिक्लेरेशन किया जो कि टेररिज्म से लड़ने के लिए है। तो इधर से कैसे मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ थिंग्स। क्विंगडाओ डिक्लेरेशन मतलब क्या, टेररिज्म। अभी 2 स्लाइड पहले देखा बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो वो क्या था, मरीन डेब्री के खिलाफ। सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2019 में फिर किर्गिस्तान के कैपिटल बिश्केक में समिट हुई एंड सो ऑन इट इज गोइंग ऑन। एक और बड़ा समूह है बीमस्टेक। बीमस्टेक के अंदर ये बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़े हुए देश जैसे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार वो सब लोग हैं। बाकी सब देश ऐसे हैं और समिट ऐसी होती है कि एनुअल बेसिस पर। आसियान देश तो हर साल मिलेंगे, शंघाई कोऑपरेशन हर साल मिलेगा, बट इधर फॉर वट एवर रीजन इनके पास पैसा कम है या क्या, ये हर साल नहीं, हर 4-4 साल पर समिट होती है। तो 2018 का समिट हुआ काठमांडू में, फिर बोलते हैं कोलंबो में किया जाएगा। फिर ऐसा ही एक इंडियन ओशन रिम का एसोसिएशन है जिसमें 22 कंट्रीज जो कि इंडियन ओशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका ये ग्रुप है और वो मॉरिशस के एबने में उनका हेडक्वार्टर है वगैरह। फिर एक आपेक ग्रुप है, दैट इज एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन। तो पैसिफिक रिम के जितने कंट्री हैं कुल मिला के 21 वो यहाँ पर है। वैसे भारत इसका मेंबर नहीं क्योंकि हम पैसिफिक ओशन से सीधे नहीं जुड़े हैं। पहले चाइना एंड यूएसए दे आर मेंबर्स, बट भारत हाथ पैर चला रहा है दैट वी आल्सो वांट टू बिकम मेंबर्स। तो ये सब के बारे में हैंडआउट में दिया है, पीसफुली यू गो थ्रू दिस एशियन थिंग्स। फिर वहां से हम लोग थोड़ा जाएं मिडल ईस्ट की तरफ, तो एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। तो मतलब गल्फ की खाड़ी के जो कंट्री होंगे स्वाभाविक है वही उसके मेंबर होंगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब ऐसे तो ये मन में विजुलाइज होगा कि हाँ ये भी मिडिल ईस्ट का ही होगा, सब मुस्लिम कंट्री, बट कुछ ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट में नहीं, वो एशिया में भी है या कहीं साउथ अमेरिका कहीं पर। सो देयर आर सम कंट्रीज फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट आल्सो व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इंडोनेशिया जो कि वैसे मिडिल ईस्ट में नहीं है बट वो भी इसका एक मेंबर है। मिडिल ईस्ट से थोड़ा हम लोग जाए अफ्रीका की तरफ, वहां बड़ा ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन। 2019 में इसके 54 नेशन ने आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और बोला जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्योंकि इतने सारे देश यहाँ पर है। उससे भी हम लोग थोड़ा वेस्टर्न साइड में जाएगा तो आएगा साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, वहां पर आंडियन कम्युनिटी, मर्कोसूर, कैरिकॉम ऐसे कुछ ग्रुप है।
गो थ्रू द हैंड आउट, द डिटेल्स आर गिवन देयर. यूनाइटेड नेशंस, वो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, वो सब क्या है, आप पॉलिटिकल पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन की बुक से देख लेना. यूएन के अंदर भी कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इकोनॉमी के साथ जुड़ी है, जैसे दिस सम ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव सीन, वर्ल्ड बैंक देख लो, आईएमएफ देख लो, बट उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी में बात करें, यूएनसीटीएडी जो कि ट्रेड डेवलपमेंट का काम करता है, यूनिडो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर दिस, जो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास के अपने रिपोर्ट के लिए मशहूर है. इसके बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे 6 पिलर में. फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, जो कि आईपीआर रिलेटेड कुछ काम देखता है, जो हम देखेंगे पिलर 4 बी में. लेकिन ये सबका कब स्थापना हुई, हेडक्वार्टर किधर है, वो सब कौन बनेगा करोड़पति टाइप का नॉलेज है, बहुत तैयारी करने में लाभ नहीं है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बनता है. इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, जिनेवा, और जिनेवा के अंदर भी एक म्यूनिसिपल एरिया है, कॉलोनी, वहां पर वो स्थित है. ये लोग स्विट्जरलैंड के एक डावोस रिसोर्ट में अपनी एनुअल समिट करते हैं, जहां पर अलग अलग देश के बड़े लीडर्स, थिंकर, एनजीओ, इंडस्ट्रियलिस्ट सबको बुलाते हैं, एंड देयरफॉर इट इज फेमस. उसका भी थीम वगैरह आपके हैंड आउट में दिया है. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के लिए मशहूर है, जो हम पिलर 4 बी में देखेंगे. अपने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के लिए मशहूर है, जो हम पिलर 6 ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे. इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें वो सीटीबीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो सब आप इंटरनेशनल रिलेशन की बुक्स में से देख लेना. एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ वस्तुओं को करना है, जैसे न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह, तो उसके कौन से ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. उनके पास न्यूक्लियर रॉ मटेरियल होता है, जो वो ऐसे देशों को सेल करते हैं, आपस में तय करें, हाँ इसको सेल करें, इसको नहीं करेंगे. सो दे हैव सम टाइप ऑफ रूल्स कि ये सीटीबीटी साइन किया कि नहीं, ये वाला साइन किया कि नहीं. खैर, चाइना इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इंडिया इज नॉट अ मेंबर बिकॉज ऑफ चाइनाज ऑब्जेक्शंस कि हमने ये वाला एग्रीमेंट साइन किया वगैरह. बट स्टिल अमेरिका ने हमें मदद करी थी कि ये एनएसजी ग्रुप से हमको न्यूक्लियर मटेरियल अपने पावर प्लांट के लिए वो सेल करवा देता है. देन देयर इज वन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप. वहां पर यह बात है कि उसके जो भी मेंबर्स है, उन्होंने कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन बना सके ऐसी टेक्नोलॉजी किसी को एक्सपोर्ट नहीं करनी है. चाइना इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका मेंबर है. फिर एक है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी एमटीसीआर. तो मिसाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सब कंट्रोल करते हैं. चाइना इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका मेंबर बन गया है. देन देयर इज वन वासीनार अग्रीमेंट, जो कि असल में नेदरलैंड का एक एरिया है. उसमें बात चलती है कि ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रोन, तो ड्रोन से आप कुछ फॉरेस्ट एरिया का भी सर्वेलेंस कर सकते हैं, तो वो सिविलियन यूज हो गया, और उससे आप कुछ एनिमी को भी अटैक कर सकते हैं, तो मिलिट्री यूज हो गया. सिमिलरली नाइट विजन गॉगल्स, जिससे आप सपोज कोई फॉरेस्ट ऑफिसर के पास हो तो वो शिकारियों को पकड़ सकता है रात में, और अगर किसी आतंकवादी के पास हो तो वो आतंकवाद कर सकता है. सो दिस टाइप ऑफ ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वासेनार अरेंजमेंट. चीन इसका मेंबर नहीं, भारत इसका मेंबर बना. So these are some notable and miscellaneous groupings related to international relations. यहाँ पर मेंस में आप जानते हैं, मेंस पेपर 2 में आता है इंटरनेशनल रिलेशन एज अ टॉपिक. इसमें ये आसियान, शंघाई कोऑपरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म, आरसीईपी अग्रीमेंट, ये सब के जो भी मॉडल आंसर का फ्रेमवर्क वो हैंडआउट में दिया है. उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे यूएस चाइना, यूएस यूरोपियन यूनियन वगैरह. कुछ पूछा जाए तो थोड़े ऐसे एंगल है जो आप इकोनॉमी के लिख सकते हैं, थोड़े ऐसे एंगल होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन के भी होते हैं. जैसे साउथ चाइना के अंदर ये हो रहा है, देयरफॉर यूएसए एंड चाइना हैज दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड देन इंडिया हैज दिस रोल टू प्ले. तो वो सब भी आपने थोड़ा पढ़ना पड़ेगा टू राइट द आंसर इन अ बेटर मैनर. लेकिन वो सब एक्सरसाइज आप प्रीलिम के बाद करिए. उसके प्रिपरेशन सोर्सेज में पवनीत सिंह की एक बुक है आईआर पे, वो भी पूरी पढ़ने की जरूरत, सिलेक्टिवली सिलेक्टेड चैप्टर्स एंड मेजर कंट्रीज, वो देखने चाहिए. न्यूज़पेपर थोड़ा देखो, कॉलम देखो, पीडीएफ फाइल में जो आता है. और ये आईडीएससी और वो सब की पीएचडी का मतलब नहीं, मैंने आपको आगे भी बताया, 250 वर्ड्स मैक्सिमम यूटिलिटी होती है. तो ये 285 नंबर पेज तक हमने अंत तक ये सब देख लिया. जैसे ये ब्रॉड बेस्ड दिस ट्रीटी, तो वो यूरोपियन यूनियन, डिजिटल सिंगल मार्केट, आई थिंक दैट इज आल्सो यूरोपियन यूनियन. तो ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहता है. तो लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर 5 मिनट्स. ऊपर ऊपर से आप देख लीजिए. इसके बाद हम लोग जा रहे हैं पिलर 4A यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर. उसका हैंडआउट ऑलरेडी आपके कोर्स पेज पे है. बेसिकली यू गो देयर, अपडेट बटन पे क्लिक करो और आपको मिल जाएगा. पहले से आई होप आपने डाउनलोड करके रखा है, नहीं रखा है तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट अस टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड.
So we are done with the pillar 1, money banking, finance, insurance. Second pillar, budget, finance, commission, fiscal deficit. Third pillar, international trade, balance of payment खत्म. Now we are moving to the fourth pillar, that is sectors of economy. Sectors of economy को मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ. उसका पार्ट ए फॉर एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में क्या इनपुट चाहिए, सीड, फर्टिलाइजर, वो सब, उसकी मदद से जो आउटपुट निकाला तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह. एंड लास्टली एनिमल्स एंड फिशरीज, उसके लिए क्या काम हो रहा है. उसके बाद पिलर 4 भी, जहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर देखेंगे. एलपीजी रिफॉर्म क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, फिर मेक इन इंडिया के बाद नए सर्वे में बोलते हैं अब असेंबल इन इंडिया करो, ये सब क्या है. व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर रिफॉर्म, मिनिमम वेजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, टेक्सटाइल के लिए क्या काम हो रहा है. देन पिलर 4C, वहां पर हम लोग देखेंगे नीति आयोग, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, फिर अलग अलग इंडिकेटर्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, जीएनपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फिर इन्फ्लेशन, तो उसमें भी सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ऑल दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स विल सी. एंड लास्टली पिलर 4D, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड और वो सब, बट वो एकदम सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ आवर एंटायर कोर्स तब देखेंगे, क्योंकि अभी वो पढ़ेंगे इट विल ओनली ब्रेक द फ्लो, सो विल नॉट गो देयर. एकदम सेकंड लास्ट लेक्चर में देखेंगे. तो ये जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द पिलर 4, क्या देखेंगे, ये सभी जो सेक्टर्स मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, देन जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन सब के लिए जो जो स्कीम, पॉलिसी एंड अलग अलग लेटेस्ट बजट में क्या बोला गया, इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया, फिर ये प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग एंड ऑल दिस इंडिकेटर्स, वो देखेंगे. हम लोग क्या नहीं देखेंगे, ट्रिवियल फिगर्स एंड वेरी स्मॉल टाइप ऑफ अनाउंसमेंट्स. आपको हमको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या है, बट इंडिविजुअल स्टेट में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, और हर एक जगह ऐसा छोटा छोटा करने गए तो वो कभी खत्म हो नहीं सकता, और उसमें से कोई क्वेश्चन निकल के आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम रहती. देन व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ हमें पता होना चाहिए, बट उसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो तो अब डेली रोज नया आंकड़ा रिवाइज करके बोलते हैं इंडिया का ग्रोथ रेट 2% होगा, फिर नहीं अब तो 1% ही होगा. ऐसी बॉल बाय बॉल कॉमेडी का मतलब नहीं, ओवरऑल ट्रेंड शुड बी नोन. ये मेंस पेपर 3 में एक और भी टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हर साल सवाल नहीं आते और बहुत ही माइनर एंड ऑब्सक्योर टाइप ऑफ टॉपिक है, लेकिन आप जा सकते हैं mrunal.org/economy और वहां पर आपको उसकी पूरी आर्टिकल सीरीज मिल जाएगी. कि ये जो सब टॉपिक्स है वहां से प्रीलिम में उपयोगिता क्या है. आउट ऑफ द 100 क्वेश्चन पिछले 4 साल में जिग जैग चल रहा है, एक बार 4 सवाल, फिर 8, फिर 3, फिर 8, बट यस इट इज वी हैव टू प्रिपेयर इट. और उसमें भी जब से ये फॉरेस्ट सर्विस और प्रीलिम सिविल सर्विस कंबाइन हुआ है तब से एग्रीकल्चर की एक आध स्कीम यूजुअली पूछी जाती है. सो हाँ, वो भी एक कारण है कि ये क्यों हमें थोड़ा डिसेंट एडवांटेजेस दिखता है. So yes, in prelims some 4 to 8 questions are coming from all these things which I have said, agriculture, manufacturing, service sector, GDP, inflation, ये सब. मेंस की बात करें, मेंस पेपर 1, 2, 3 कुल मिला के 750 मार्क. वहां पर पिछले 3 साल से तो वो अराउंड 50 मार्क का कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एलपीजी रिफॉर्म से भारत को क्या असर हुआ, भारत से हम लोग लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट को और कैसे प्रमोट करें, जीडीपी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हमारा अच्छा क्यों नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन में क्या फर्क है, इंक्लूसिव ग्रोथ में ये सब कैसे मदद करते हैं, सो ऑन. यस, हैंडआउट के अंदर वो सब भी कवर हो रहा है. सो लेट अस स्टार्ट. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वैसे तो आपने ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर. एलाइड सेक्टर मतलब उसमें फॉरेस्ट्री भी आ जाएगा, ट्री कटिंग एंड अदर एक्टिविटीज, और फिशरीज और वो सब भी आ जाता है. देन सेकंड इज इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर. एक इकोनॉमिस्ट थे सर आर्थर लुइस. इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे कोई कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा, तो उसका जीडीपी वो ज्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से आना शुरू हो जाएगा. तो एग्रीकल्चर से जितना जीडीपी मतलब प्रोडक्शन निकल के आ रहा है वो धीरे धीरे कम होगा, एंड एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर में जितने वर्कर्स हैं वो भी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे. तो ये जो पूरा मॉडल उन्होंने बनाया कि एक तरफ एग्रीकल्चर और दूसरा उसके बाजू वाली सब चीजें जहां पर ये शिफ्ट हो जाएंगे, उसको बोला सर आर्थर लुइस का ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल. ऐसे दूसरे 500 और भी मॉडल होंगे, बट ये वाला इसलिए जानना पड़ता है क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में पिछले 2-3 साल में बोला था. सो इज दिस ट्रू, ये सर आर्थर लुइस सही बोल के गए कि नहीं, लेट अस चेक. ये 1991 में भारत के अंदर 64% ऑफ द पीपल वर्कर्स दे वर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. और ये आर्थर लुइस का क्या बोलना है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी ये जो पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे. और ऐसा ही हुआ 2011 के सेंसस में देखो अराउंड 55% ऑफ इंडियन वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर. उससे थोड़ा आगे जाइए 2018 वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है नाउ हार्डली सम 42% इंडियन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो उसका मतलब क्या हुआ, बाकी सब लोग मर गए? नो, दे सिंपली शिफ्टेड. वो शिफ्ट होके कहां पर चले गए, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये जो नीचे ये ब्लू लाइन चल रही है वहां पर चले गए. देन देयर आर सम पीपल जो कि सर्विस सेक्टर में चले गए. सो लाइक दैट दी अदर सेक्टर्स वहां पर वर्कर्स का धीमे धीमे जाना बढ़ गया. सो यस, आर्थर लुइस की बात एक तरफ से सही है. अनदर थिंग, उन्होंने बोला कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है एग्रीकल्चर से जीडीपी का शेयर कम होता है. जीडीपी के बारे में हम लोग देखेंगे पिलर 4C में. बेसिकली
विद इन अ गिवन ईयर भारत के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी कुल मनी वैल्यू क्या है, दैट इज जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। सो सपोज भारत का जीडीपी हो 100 रुपीज, तो 1951 में अगर उसका ब्रेकअप करते तो पता चलता कि उसका 51 रुपीज तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आ रहा था, और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तो बहुत कम शेयर रखते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हुई तो ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वही भारत देश का ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर वो तो हार्डली सम 16 to 17% ऑफ द जीडीपी वहां से आ रहा है। सो दैट इज यस, आर्थर लुइस वहां पर भी सही है। थर्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर का खुद का ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के बारे में अगेन पिलर 4C जीडीपी के साथ देखेंगे। अभी के लिए जानने लायक ये चीज है, सपोज फर्स्ट ईयर में भारत में 100 रुपीज के एप्पल्स प्रोड्यूस हुए, और उसके बाद सेकंड ईयर में 104 रुपए के एप्पल्स प्रोड्यूस हुए, और अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर के नाम पर सिर्फ एप्पल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप ग्रोथ रेट क्या बोलेंगे? फर्स्ट ईयर में 100 रुपए का पैदा हुआ, सेकंड ईयर में 104, मतलब 4% इज द ग्रोथ रेट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल की अपेक्षा कितना हुआ? तो अगर 2012 में देखो तो उससे पहले वाले साल की अपेक्षा 1.5% ही बढ़ा, फिर बढ़ के 5%। उसके बाद 2014 में देखो नेगेटिव में -0.2%, मतलब 2013 में जितना उत्पादन हुआ था उसमें भी 0.2% कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज ऑफ अ जियोग्राफिकल फिनोमिना कॉल्ड अल नीनो। अल नीनो के चलते पेरू के कोस्ट में पानी गर्म हो जाता है, ओशन वाटर गेट्स वार्म, उसके चलते पूरी जो वेदर सिस्टम में कुछ हो जाता है, एज अ रिजल्ट भारत में मानसून कम आता है। सो अल नीनो और उसके ड्रॉट के चलते आप पाएंगे 2014-15 दोनों ईयर्स में एग्रीकल्चर में कुछ मजा नहीं आया, बिकॉज आप जानते हैं हम ज्यादातर मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। उसके बाद वापस बारिश अच्छी हुई तो सम 6% ग्रोथ, एंड देन 2016 फिर 17, 18, 19 तक आप पहुंचिए, ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इट इज डिक्रीजिंग, ग्रोथ रेट कम हो रहा है। उसके लिए डिमोनेटाइजेशन और दूसरे और भी कारण है जो एक के बाद एक हम लोग देखेंगे। खैर, यहाँ पर ये ईयर देखो 2015, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 2015 में भारत का फार्मर जो भी पैसा कमाता था, वट एवर वाज हिज इनकम, उसको मैं डबल कर दूंगा 2x बाय द ईयर कौन सा 2022, जबकि इंडिया की 75th एनिवर्सरी होगी इंडिपेंडेंस की। सो दैट फिगर इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी में सब डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, बट दिस इज यू हैव टू मेमोराइज इट बाय हार्ट। 2015 में इंडियन फार्मर की जितनी भी इनकम थी उसको डबल किया जाएगा बाय द ईयर 2022। सो व्हेनेवर यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, चाहे इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, कहीं ना कहीं आप इससे उसको बना सकते हैं। बट एनीवेज, अगर आपकी इच्छा है कि 2015 में जो भी इनकम थी उसके सामने 2022 में उसकी डबल हो जानी चाहिए, देन इट रिक्वायर्स कि एवरी ईयर 10%, 10%, 10% पिछले ईयर के अनुपात में अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ आएगा तभी ये काम संभव है। बट इन केस ऑफ इंडिया यू कैन सी दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो बात की इनकम डबल हो जाएगी, वेल इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज एवरी ईयर जो ग्रोथ रेट आना चाहिए वो आ नहीं सकता। एज अ रिजल्ट क्या होगा? अब बाकी जो साल बचे उसमें करना, देन एवरी ईयर यू हैव टू ब्रिंग सम 20 या 25% ग्रोथ, जो कि संभव नहीं है। इट इज जस्ट लाइक योर प्रीलिम प्रिपरेशन, अगर जितना पहले नहीं किया तो अब की रोज 6 घंटे नहीं 8 घंटे पढ़ो, फिर 12 घंटे, फिर 25 घंटे, एक दिन में 25 घंटे होते ही नहीं। सो एट सम पॉइंट यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये होगा नहीं। खैर, अब याद करो, हमने पिलर 2 में देखा था फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, फिर पिलर 1 में देखा था वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, थर्ड पिलर में देखा कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके नीचे कौन से डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो इसको मैं कहता हूँ ईयरबुक इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट की जो ईयरबुक आती है हर साल उसमें से प्रिपेयर करना होता है। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द दिस टाइप ऑफ बॉडीज। तो एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के 2 डिपार्टमेंट है। उसका पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। उसके नीचे कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वगैरह। क्या काम करते हैं, उसके अंदर कितने चेयरमैन और मेंबर होते हैं, वो सब तैयार करने का कॉस्ट बेनिफिट है नहीं, बट वर्ड एसोसिएशन पता होना चाहिए दैट दीज आर द बॉडीज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। जस्ट लाइक आपको पता होना चाहिए कि वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का हिस्सा एंड सो ऑन। फिर कुछ है अटैच्ड ऑफिस, उसमें एक रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, सरकारी कंपनियों में एक सीड कॉर्पोरेशन है, फिर ये ऑटोनोमस बॉडी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में नाफेड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्शियम, या तो फार्मर से कुछ सामान खरीदते हैं या उसको कुछ रियायत में मदद करते हैं। देन वेरियस बोर्ड्स फॉर हॉर्टिकल्चर, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह। हर एक को हेडक्वार्टर की वगैरह नहीं, बट यू हैव टू रिमेंबर वर्ड एसोसिएशन। ओके, दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड हियर। तो एक तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स दिस वेलफेयर, वो हमने देख लिया। सेकंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी DARE। इसके नीचे एक ऑटोनोमस बॉडी काम की है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR, और ये ICAR के नीचे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र बनाए KVK। तो फार्मर को सिखाते हैं ऐसे आप सीड कल्टीवेट करो, एनिमल हस्बेंड्री में ये नया कुछ प्रैक्टिस हो रही है आप करिए। देन देयर आर सम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो कौन कौन सी जगह पर है याद करने की जरूरत नहीं।
ईयरबुक इन्फॉर्मेशन मतलब ये सब पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, दीज आर द स्कीम। फिर एक हद से ज्यादा डिटेल में गए फायदा नहीं। आपको स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम के अंदर वो ऐसा भी पूछते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर, देन यू प्रिपेयर। सो ओके, वन पार्ट इज एग्रीकल्चर और उसके नीचे दो डिपार्टमेंट, एक फार्मर का डिपार्टमेंट और दूसरा रिसर्च का डिपार्टमेंट। देन देयर इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एक जमाने में ये भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ही था, बट फिर मोदी सरकार को लगा नहीं, उसको अलग से मंत्रालय बनाते। दो कारण हो सकते हैं, या तो ऐसा करने पर ये पशुपालन और मत्स्य पालन में ज्यादा फोकस हो सके इसलिए, या फिर कि किसी को मिनिस्टर बनाना होगा, बट मिनिस्टर बनाने के लिए भी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, सो देन डिसाइडेड एक और मिनिस्ट्री बना देते हैं। खैर, तो नाम से सीधे इधर क्या होगा, एक तो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग आप समझ सकते हैं, वो एक टॉपिक होगा। सो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पशुपालन और डेयरी विभाग। उसके नीचे स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब नीति आयोग जैसा, जिसका कोई कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बट सरकार ने गजट नोटिफिकेशन से कुछ बनाया हो, ऐसी एक बॉडी यहाँ पर बनाई। नीति आयोग इधर नहीं बनाया, नीति आयोग तो अलग ही चीज है। यहाँ पर बनाया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इंटरिम बजट 2019 में, कि सब एग्रीकल्चर रिलेटेड सोशल वर्कर और साइंटिस्ट को बुलाकर काउ प्रोटेक्शन वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। उसके बारे में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में आराम से देखते हैं। और दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन विभाग, लेकिन उसमें भी कुछ एमसीक्यू वर्दी जाने लायक है नहीं, सो विल नॉट वेस्ट टाइम देयर। सो नाउ वी आर एंटरिंग, ओके, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट समझ लिए। अब हम लोग हैं पिलर 4A, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और उसके अंदर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्योंकि ये प्रीलिम में मैंने आपको बताया, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस कंबाइन हो गई है, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट इन डिटेल। मेंस के लिए भी आप पाएंगे कि इन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत जगह पर परेशान करता है। इधर डजन्स ऑफ स्कीम्स आर आल्सो देयर, तो इसको लॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर करें तो रिवीजन में आसानी रहती। सबसे पहले विजुलाइज करो, अगर आपने खुद से ही एग्रीकल्चर करना होता तो क्या चाहिए, इनपुट। तो इनपुट में आप लाएंगे लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लोन, इंश्योरेंस, उसमें क्या क्या चीजें चल रही है, दैट यू हैव टू नो। ये सब आप यूज करके कुछ प्रोड्यूस करेंगे, फिर आप उसको सेल करने जाएंगे। तो उसके लिए एपीएमसी मंडी क्या है, सरकार का ऑनलाइन इनाम पोर्टल क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, उसको रिफॉर्म करने के लिए पीएम आशा योजना बनाई। फिर ये पीएम किसान योजना क्या है, जहां पर फार्मर को बोला गया 6,000 रुपए देंगे। और इतना अगर ये लोग प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, तो फिर इन्फ्लेशन क्यों है ऑनियन में, और कुछ बार बोलते हैं कि प्राइस बहुत फॉल गए, डिफ्लेशन क्यों है, एंड व्हाट हैज बीन डन बाय गवर्नमेंट, वो सब देखेंगे। देन इन बिटवीन कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग रिलेटेड स्कीम्स लाइक रफ्तार स्कीम एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसमें कृषोन्नति योजना, किसान संपदा योजना, ये सब क्या है। एंड लास्टली एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर मतलब पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, मत्स्य पालन, रिसर्च डेवलपमेंट, एक्सटेंशन सर्विसेज, वो सब क्या देखिए। एंड देन दिस पिलर विल बी ओवर। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद एग्रीकल्चर। इनपुट में पहले सबसे ज्यादा क्या चाहिए आपको, यू रिक्वायर लैंड, तभी तो खेती बाड़ी शुरू कर सकते हैं। अगेन इन इकोनॉमी सभी फिगर याद नहीं रखने, लेकिन ये जो मैंने ग्राफ आपको हैंडआउट में भी दिया है, ग्राफ के रूप में नहीं बट टेक्स्ट के रूप में, ये याद रखना है। दुनिया की पॉपुलेशन का भारत में कितना है, 18%, मतलब बाकी 82% कहीं और होगी। तो उस हिसाब से अगर हमारे पास लैंड और वाटर भी हो उतना ही, तो कुछ अच्छा काम हो सकता है, बट दैट इज नॉट गिवन बाय द मदर नेचर। वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन हमारे पास, बट वर्ल्ड का हार्डली 2.5% ऑफ द लैंड हमारे पास है। वर्ल्ड के हार्डली 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे पास है। एंड देयरफॉर दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम, ऐसा मींस में जहां पर भी चाहे इसे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना सकते हैं। सो रिमेंबर दिस 3 थिंग। So first of all, while India accounts for more than 17% of the, तो 17 पॉइंट समथिंग है, तो मोर देन 17 भी लिख सकते हो या सीधा हवा में लिख सकते हो, 18% तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड येट वी हैव हार्डली 2.5% ऑफ द लैंड, और उसमें भी अब हिमालय और बहुत सारे दुर्गम प्रदेश, इनहॉस्पिटेबल एरियाज एंड जंगल एंड हिल एरियाज, उसमें खेती बाड़ी हो नहीं सकती। सो देयरफॉर एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स इट हैज दिस लिमिटिंग फैक्टर। लैंड साइज, क्वालिटी ऑफ द लैंड, दे हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम। ये इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने ग्राफ बताया। भारत के अंदर ज्यादातर फार्म ऐसे हैं कि जिसकी साइज 0.5 हेक्टेयर या उससे कम है, और बहुत कम फार्म ऐसे हैं जिसकी साइज 20 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है। मतलब एक प्रकार से फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड, छोटे छोटे फार्म बहुत है, बड़े फार्म बहुत कम है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? ऑब्वियसली बिकॉज अपनी पॉपुलेशन बढ़ती है, और जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो बाप मर गया तो उसके 4 बेटों में उसका डिवीजन होगा, वो मर जाएंगे तो उनके 4 बेटों के नीचे डिवीजन होगा। सो एज अ रिजल्ट देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। इसके चलते फार्म की जो साइज है धीरे धीरे बिखर रही है, कम हो रही है। और अगर फार्म बहुत छोटा होगा तो उसमें आप ट्रैक्टर घुमा नहीं सकते, मशीनरी यूज नहीं कर सकते, तो प्रोडक्टिविटी वहां पर आपको अच्छी मिलती नहीं। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। उसके साथ जुड़े हुए कुछ टर्म्स, एक टर्म है लैंड कंसोलिडेशन, यानी एकीकरण करना। जैसे बैंकों का कंसोलिडेशन हमने ये देखा कि सबको मर्ज कर देना सरकारी बैंकों को। तो सिमिलरली क्यों ना हम ऐसा करें कि सपोज ये एक छोटा फार्मर, दूसरा, तीसरा
इनकी अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन है, उसमें से क्या निकल के आता होगा? सो बेटर दे सेल देयर लैंड और वो एग्रीकल्चर छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में चले जाएं, और बाकी जो बड़ा फार्मर है उसके पास ये सारी जमीन आ जाए तो क्या होगा? एक प्रकार से मर्जर एंड कंसोलिडेशन हो गया. सो इट इन्वॉल्व ज्वाइनिंग द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स टू फॉर्म अ लार्जर फार्म. तो ये एक काम हो सकता है. सेकंड टर्म इज रिलेटेड इज लैंड एक्विजिशन, भूमि का अधिग्रहण. कई बार ये होता है कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन खड़ा करने के लिए प्राइवेट लैंड को सरकार ने उसका हस्तांतरण और अपने हाथ में लेना पड़ता है. सो इट मींस गवर्नमेंट एक्वायरिंग द प्राइवेट लैंड फॉर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. कुछ पुल बनाना है, रेलवे बनाना है, हाईवे बनाना है, जमीन का संपादन करना, अधिग्रहण करना. थर्ड टर्म इज लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म बेसिकली मींस कि बड़े किसानों से थोड़ी जमीन ले ली जाए और छोटे किसानों को वो दी जाए. गवर्नमेंट लेड डिवीजन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड रीअलोकेशन अमंग द लैंडलेस पीपल. जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन का हक दिया जाए. ये जो लैंड रिफॉर्म है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये मेंस पेपर 3 का एक सब टॉपिक है. सो देयरफॉर यू हैव टू प्रिपेयर इट. लैंड रिफॉर्म के नाम पर क्या किया गया? बेसिकली लैंड रिफॉर्म मींस गरीब लोगों को जमीन दी जाए फार्मिंग के लिए. तो एक तो जमींदारी को एबॉलिश कर दिया, फिर एक विनोबा भावे बुदान मूवमेंट चलाते हैं, फिर सरकार ने सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स. एक आदमी के पास सपोज ऐसा नियम बना जाए 5 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, तो जिसके पास सपोज 20 हेक्टर है तो उसमें से 15 ले लेंगे और फिर उसमें से वो अलग अलग फार्मर्स को डिवाइड कर देंगे. सो दैट इज सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स. कई बार ये पाया गया कि बड़े लैंड ओनर्स या बड़े फार्मर, उनको तो ये लगता है हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग सिटी में रहने चले जाएंगे और उनके पास जो जमीन होगी वो किसी को किराए पर दे देंगे, दैट यू कल्टिवेटेड, और उसमें से मुझे हिस्सा दे देना. तो ऐसे जो नीचे किसान होते हैं उनको बोला जाता है टेनेंट फार्मर्स. तो पहले ये होता, टेनेंट फार्मर का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए. फिर 2008 में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, उन्होंने लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का काम किया. बेसिकली सब फार्मर के पास कितनी जमीन है उसका डिजिटल मैपिंग करेंगे, डेटा बनाएंगे, ताकि पता चल जाए अगर किसी के पास ज्यादा जमीन है तो लेके डिवाइड करेंगे एंड सो फॉर्थ. उसके बाद 2006 में बनाया गया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का ये कहना है, सपोज कोई व्यक्ति जंगल के अंदर, उसकी पिछली पीढ़ियां लास्ट 75 ईयर से कल्टीवेशन कर रही थी, तो ऐसी जंगल की जमीन पर उसको दिया जाएगा पट्टा. पट्टा मतलब फार्म लैंड ओनरशिप टाइटल. उसको एक पेपर देंगे, यस यू आर द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया इन जंगल. उससे फायदा क्या होगा? वो जो भी फार्मर है उसको एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परेशान नहीं करेगा दैट यू आर एनक्रोचिंग अपॉन द जंगल लैंड, और सो दैट प्रॉब्लम विल गो. एंड सेकंडली वो ऐसा अपना डॉक्यूमेंट दिखा के बैंकों से लोन भी ले सकता है, आई एम द ओनर ऑफ दिस लैंड, सो इट विल हेल्प. सो दैट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. नाउ अगेन कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, बड़ा फार्मर है, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो तो शहर में चला गया और अपनी सब लैंड उसने छोटे फार्मर को दे दिया कि तुम इसको बनाओ और उसमें से मुझे हिस्सा दे देना. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई बार ये होता है कि ये जो टेनेंट फार्मर है वो जमीन हड़प कर लेते थे, अपना डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करवा लेते वगैरह. तो ये जो लैंड ओनर है, ऊपर वाला आदमी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ अगेंस्ट द इलीगल ऑक्यूपेशन कुछ होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम ये टेनेंट फार्मर के पास अपना ओनरशिप डॉक्यूमेंट है नहीं, तो बैंक वाले उसको लोन नहीं देंगे, आनाकानी करेंगे, तो उसको भी कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए. तो ये जो लैंड के रिलेटेड इश्यूज हैं असल में वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाना है. इसलिए 2016 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट बनाकर स्टेट्स को दिया, आप इसको अपने स्टेट में अडॉप्ट करिए, बिकॉज यूनियन इटसेल्फ कैन नॉट मेक द लॉ ऑन दिस मैटर. इसके आगे लैंड रिफॉर्म के अंदर mruna.org/tag और उसमें लैंड रिफॉर्म सिलेक्टिव स्टडी, उसमें आप देख लीजिएगा. लैंड की और बात करें तो उसमें सॉइल पोल्यूशन आता है, सॉइल इरोजन आता है, वो सब शंकर आईएएस की एनवायरमेंट बुक में है. सॉइल के अंदर कुछ बेसिक चीज, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल, और उस हिसाब से क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब ज्योग्राफी के मसले क्लास 11-12 की एनसीईआरटी से देख लेना. ये सब में से 2012 में एक प्रश्न पूछा गया. आई गिव यू 1 minute 20 seconds. कीर्ति, विदिशा, नेहा, शर्मिला, क्षितिज, नितिन, विनीत, कान्हा, अभिलाष, नवीन, ईशिका, आकाश, पुनीत, विवेक, पीयूष, सौम्या, बब्बी, मयंक, खुशबू, नवीन, दीपक, प्रणव, रुचि, सागरिका, अनिर्बन, कोमल, कन्हैया, तरुण, निशांत, मयंक, अविरल, कुमारी दीक्षा, रोहित, प्रवीण, मृदुल, आनंद, आदित्य, हितेश, गौतम, पीयूष, जागृति, अभिषेक, धीरेन्द्र, अजीत, निधि, त्रिषा, आंचल, हिमांशु, रजत, ऋषभ, अश्विनी, तेजश्री, पवन, ये सब ने करेक्ट किया. एडिशनली अभिषेक, हिमांशी, आंचल, सचिन, श्वेता, प्रदीप, आकाश, सुनील,
सिंह एंड राजा मनीष, ये सबके तीनों में से 3 करेक्ट हुए। अब तक हमने 3 एमसीक्यू देखे। सो द क्वेश्चन इज, जो थोड़ी ग्राफ पहले हमने देखा कि ज्यादातर फार्म की साइज बहुत कम है। व्हाई इज देयर अ डिक्रीज इन द पर कैपिटा होल्डिंग ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड इन इंडिया? प्रति व्यक्ति के लिए खेती में उपलब्ध जमीन कम क्यों हो रही है? ऑब्जर्व द फोर्थ स्टेटमेंट, यूज ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ प्लाइंग, मतलब हल से खेती कर रहे हैं इसलिए जमीन कम हो रही है। तो क्या उसका मतलब ये है कि अगर वो ट्रैक्टर से खेती करेगा तो उसकी जमीन बढ़ जाएगी? दैट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यानी कि सी चला गया और डी चला गया। अब बाकी जो स्टेटमेंट बचते हैं उसमें आप देखो, द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग द लैंड इक्वली अमॉन्ग द हेयर्स। हाँ, बाप के पास जमीन थी, 2 बेटे थे, उनको जमीन मिली, उसके भी नीचे। सो एज अ रिजल्ट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब बाकी जो ऑप्शन बचे थे ए और बी, उसके अंदर तो बी ऐसा है जहां पर हमें मिलता है 2 and 3 आर देयर। सो देयरफॉर द आंसर इज 2 and 3 ओनली। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर इनपुट वाज लैंड। लैंड हमारे पास है। सेकंड रिक्वायरमेंट इज कि अब उसमें कुछ सीड डालना होगा। सीड के अंदर भी एक होता है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्रजातियों का क्रॉस ब्रीडिंग करके, क्रॉस पॉलिनेशन करके जो संकर प्रजाति बनाई जाती है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड से आप समझ सकते हैं कि उसमें आपको प्रोडक्शन पर हेक्टर में कितने किलोग्राम पैदा होगा वो अच्छा मिलेगा। सो सपोज फर्स्ट ईयर आपको 1 हेक्टर में से 100 किलो अनाज मिल रहा है। देन व्हाट विल हैपन, फार्मर ये सोचेगा अभी सेकंड ईयर में मैं वापस सीड नहीं खरीदूंगा, ये जो मैंने अभी जितना भी ग्रेन उगाया है उसमें से थोड़ा मैं स्टोर कर लेता हूँ और उसी को मैं वापस जमीन पे बिछा दूंगा एज सीड। तो हर साल नए बीज खरीदने की क्या जरूरत है? ये जो उसके बच्चे पैदा हुए उसी को वापस डालो जमीन में और उससे होते रहेगा। बट इन केस ऑफ हाइब्रिड सीड अगर आप ऐसा करते हैं तो ईयर 2 में ऐसा होगा कि वो 100 किलो नहीं 80 किलो ही आपको मिलेगा। ईयर 3 में जाओगे तो 70 किलो ही उसमें से यील्ड आएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस वट एवर इंटर उनकी क्रॉस पॉलिनेशन और वो जो भी इशू होंगे एग्रीकल्चर साइंस में आप देख लेना, पॉइंट इज उनके बच्चों को आप वापस यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपके यील्ड कम हो जाएगी, फसल की पैदावार कम हो जाएगी। यानी कि हर साल आपने हाइब्रिड सीड को रिप्लेस करना चाहिए। हर साल नए खरीद के आप लगाओ तो आपको 100 kg 100 kg 100 kg मिलेगा। बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया। ये जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है जो भी आइडियली होना चाहिए कि हर साल या हर दूसरे साल आपने रिप्लेस करने चाहिए, भारत में होगा नहीं, क्योंकि भारत के फार्मर गरीब है, उनके पास ये अफोर्ड करना हर साल नए सीड लेके आओ, नॉट पॉसिबल। सेकंड, कुछ फार्मर ऐसे रिमोट हिली या ट्राइबल एरिया में रहते हैं वहां पर ऐसी सीड की दुकान ही नहीं है तो नॉट अवेलेबल। तो गवर्नमेंट ने ये काम किया कि वी विल अलाउ 100% ऑटोमेटिक एफडीआई इन द सीड डेवलपमेंट सेक्टर, होपिंग कि ऐसा करने पर ज्यादा कंपनी आएगी, सब अफोर्डेबल होगा वगैरह। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 2 योजना लेके आती है। पहला है सीड विलेज कंसेप्ट, क्योंकि ये बात तो सही है कि इन सम रिमोट एंड हिली एरियाज कोई सीड की बड़ी कंपनी या दुकान होगी नहीं, तो फार्मर को ही क्यों ना हम ट्रेनिंग दे कि आपने ये टेक्निक से अलग से आप थोड़े प्लांट बनाओ और उसमें से ऐसा हाइब्रिड निकलेगा और ये सीड बनेंगे। सो लाइक दैट फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस सीड्स फॉर वेरियस क्रॉप्स विद इन देयर विलेज, ताकि वो अपने विलेज में और आस पड़ोस के विलेज में जिस जिसको सीड चाहिए वो अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के ऐसा कुछ करेंगे और उनको बेचेंगे। सो दैट इज द सीड विलेज कंसेप्ट, ताकि उन्होंने कोई मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े शहर की दुकान में जाना नहीं पड़े। अनदर इज सीड बैंक। सपोज आपने सीड बनाए और अपने घर में रखे, फिर कोई बाढ़ आ जाती है या कुछ नेचुरल डिजास्टर और सभी गायब हो गए तो क्या? तो मतलब कुछ एक जगह पर हमने स्टोर करके रखना चाहिए। देयर शुड बी अ डिपॉजिटरी टू प्रिजर्व ऑल द सीड्स, ताकि भारत की जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। चाहे कोई सुनामी भी आ जाए और पूरा कोई स्टेट तबाह हो जाए, फिर भी उसकी जो सीड वेराइटी कहीं पर हमने स्टोर करके रखे वापस रिवाइव कर सके। तो ऐसे सीड वॉल्ट या सीड बैंक भी हम लोग बनाएंगे। इधर से भी प्रीलिम 2015 में एक प्रश्न पूछा गया एंड आई गिव यू 1 minute 20 seconds. मृदिल, समृद्धि, तुषार, अपराजिता, हिमांशु, ऋषभ, सुरिंदर, साई, सची, रुचि, कमल, सिद्धेश, पंचजन्यम, मयंक, संध्या, सनम, बबी, रोहित, आनंद, श्रेया, निशांत, उमेश, जादेश्वर, महंता, धीरज, विशाल, कार्मेल शर्मा, पूनम प्रिया, अमन, विवेक, अंकुर, प्रणव, यशदीप, नेहा, प्रवीण, गजिंदर, स्नेहा दास, शकीर, भृगु, पवन, सचिन, नितिन, जलज, कोमल, गौतम, अभिषेक, अनिर्बन, ये सब ने सही किया। एडिशनली अभिषेक, हिमांशी, आंचल, सचिन, श्वेता, आकाश, देन सिंह, राजा, मनीष, साइकात एंड सुनील, 4 में से 4 करेक्ट हुए। सो द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीड विलेज कंसेप्ट?
ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें पहला स्टेटमेंट सपोज आपको सही भी लगे तो तुरंत टिक मत करो, प्लीज गो थ्रू ऑल द स्टेटमेंट्स और बाकी सब गलत है कि नहीं वो एश्योर हो जाओ, ओनली देन यू टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट इफ यू थिंक इट इज राइट। सो लेट अस सी द स्टेटमेंट्स। चौथा, आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर इन द विलेज एंड गिविंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट अप सीड कंपनीज। भारत में इतने लाखों विलेज हैं और हर विलेज में सीड कंपनी बनाओगे भाई ये कोई जम नहीं रहा है। ईयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड, ऐसा नहीं, हर एक विलेज में कोशिश की जाएगी ऐसा एक ग्रुप बनाया जाए। देन ऑप्शन ए, encouraging farmer to use the seed from their own farm and discouraging them from buying the seed from other, ऐसी भी बात नहीं है। So whatever the left is the answer, involving farmer for the training in quality seed production and thereby make available quality seeds to other at an appropriate time and affordable cost. That is the idea behind seed village concept. थोड़ी ट्रेनिंग देंगे कि ऐसे सीड डेवलप होते हैं और वो अपने और बाजू बाजू के विलेज में सबको अफोर्डेबल प्राइस में कुछ सेल कर सके, ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के ऐसा पूरा काम करते हैं। Anyway, so yes, hybrid seeds are important for agriculture production. So therefore in the mid 60s to 70s भारत सरकार ने शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, जहां पर वीट, राइस, ये सब की हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब HYV या हाइब्रिड सीड वो उन्होंने पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु ऐसे रिच स्टेट्स को प्रोवाइड करी उसके फार्मर को। प्रश्न होता है रिच स्टेट को क्यों दिया, ऐसा क्यों भेदभाव हुआ होगा? क्योंकि हाइब्रिड सीड के साथ जो फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर वो सब आप यूज करेंगे तभी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है। तो पहला उन्होंने फोकस किया ऐसे रिच पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु उसके फार्मर रिच थे, वो ये सब अफोर्ड कर पाएंगे और अपनी प्रायोरिटी थी कि फूड सिक्योरिटी चाहिए थी, पहले हमने बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था अनाज। सो वी स्टार्टेड दिस एक्टिविटी। फिर सेकंड फेज हमने शुरू किया मिड 70s टू 80s में, जहां पर दूसरे भी स्टेट्स में ये सब क्रांति शुरू करी गई। ये सिर्फ राइस और व्हीट के अलावा भी दूसरे क्रॉप थे, पल्सेज, और उसके अंदर भी ऐसे सीड्स हमने सप्लाई करना शुरू किया। आगे चल के एक मुहिम होती है बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब पुअर पीपल, गरीब लोग कोई काजू बादाम खा नहीं सकते लेकिन वो व्हीट या राइस खाते हैं, तो क्यों ना उसी के अंदर उनको कुछ ऐसे विटामिन या न्यूट्रिएंट मिल जाए, ऐसा हम नया कोई प्रजाति बना दे। सो दैट इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन। जैसे कि ICAR उसने एक CR धान बनाया है जो एक राइस वैरायटी है जिसमें प्रोटीन और जिंक ट्रेडिशनल राइस से ज्यादा होता है। फिर कोई जर्मन साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस बनाया, उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे विटामिन A का सिंथेसिस बढ़ जाता है, तो वो बच्चों के लिए अच्छा है। सो लाइक दैट समथिंग इज गोइंग ऑन। अब ये द हिंदू, उनकी एक आदत ऐसी है कि वो एक एग्रीकल्चर के नाम पे पूरी कॉलम चलाते हैं एंड एज अ रिजल्ट पूरे साल में एटलीस्ट 50 अलग अलग हाइब्रिड वैरायटी के बारे में वो लिखते रहते हैं। बट दैट डजंट मीन वो सब हम लोग तैयार करने गए तो एक हद के बाद कॉस्ट बेनिफिट अच्छा है। बेसिक आइडिया शुड बी देयर बट नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट। खैर, ये हाइब्रिड मैंने आपको बताया कि क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द मल्टीपल प्लांट्स, उसमें से ऐसी संकर प्रजाति बनती है। तो अगर किसी ने ऐसा डेवलप किया तो उसको उसका पेटेंट मिलेगा कि नहीं? पेटेंट नहीं मिल सकता, बिकॉज अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट कोई भी सीड या प्लांट मटेरियल आपने इन्वेंट किया उसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ऐसा उसमें लिखा है। वो पिलर 4 भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हम देखेंगे। बट देन देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, मैंने अगर कुछ इनोवेशन किया तो मुझे उसमें से पैसा मिलना चाहिए, राइट? सो देयरफॉर इन 2001 एक कानून है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। सपोज किसी फार्मर ने या कंपनी ने या रिसर्चर ने कोई ऐसी नई प्लांट वेराइटी बनाई तो उस पर उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट माना जाएगा। तो जैसे आप सपोज आप कोई बुक लिखते हैं तो उसमें आपको रॉयल्टी मिलती है, उसी तरह यहाँ आपने जो सीड इन्वेंट किया उसमें आपको रॉयल्टी या फी आपकी कंपनी चार्ज कर सकती है। पेप्सी कंपनी उसने एक FC5 पोटैटो वैरायटी डेवलप करी थी, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, नमी कम होती है, उससे पोटैटो चिप्स बनाने में आसानी रहती है। और ये पेप्सी के पास आप समझ सकते हो वो खुद फार्मिंग नहीं करेगा, वो क्या करे, फार्मर्स को ऐसे सीड या प्लांटिंग मटेरियल दे देगा कि तुम ये FC5 पोटैटो बनाओ, हमको सेल करना वापस और हम उससे पोटैटो चिप्स बनाते। सो दे वर डूइंग दिस एक्सरसाइज, बट उनका जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया तब भी फार्मर के पास ऐसा जो भी सीड या प्लांटिंग मटेरियल बचा होगा उसमें से उन्होंने और पोटैटो बनाते रहे और दूसरी राइवल कंपनियों को जैसे हल्दीराम वगैरह को वो सेल करते रहे। तो पेप्सी को स्वाभाविक मजा नहीं आएगा, तो पेप्सी ने इनके खिलाफ कंप्लेन कर दी और लाखों करोड़ों रुपए का सूट फाइल कर दिया दैट दे हैव इन्फ्रिंज्ड अवर दिस टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स, ये सीड पर हमारे अधिकार थे। बट देन देयर वाज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी और फिर अल्टीमेटली पेप्सी कंपनी ने 2019 में ये जो भी केस किया था कोर्ट में उसको विड्रॉ कर दिया, फरियाद वापस ले ली। क्रिटिक्स का ये मानना है कि मोदी सरकार ने पेप्सी कंपनी को धमकाया था कि ये तुम वापस करो अननेसेसरीली एग्रीकल्चर के बारे में। ऑपोजिशन पार्टी बोलेगी मोदी सरकार पेप्सी को ये करे वगैरह, सो तो भी धमकी दी होगी टैक्स की नहीं रेड करेंगे या कुछ भी। एज अ रिजल्ट दे हैव विड्रॉन द सूट। बेसिक आइडिया सफिशिएंट, उसमें फिर क्या क्यों कैसे हुआ था ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एग्रीकल्चर इनपुट, उसमें सीड की बात को 1-2 स्लाइड और पढ़ लेते हैं फिर ब्रेक लेंगे। अब तक मैं बता रहा था हाइब्रिड सीड, मतलब अलग अलग प्रजातियों की क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन से हम लोग बनाते हैं संकर। उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ा जाए जिसको बोला जाता है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सपोज कॉटन प्लांट है, उसके सीड के अंदर आप कोई बैक्टीरिया का जीन ऐड कर दो तो फिर जो नया कॉटन बन जाए उसको आप बोले बीटी कॉटन। और ये बीटी कॉटन ऐसा होता है कि उसको अगर कोई इंसेक्ट खाएगा तो उसके पेट में जहर चला जाएगा एंड देन इट विल डाई।
तो ये जो पूरी चीज बन गई उसे आप क्या कहेंगे? इट इज अ जीनेटिकली मॉडिफाइड सीड या जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. दे आर डेवलप बाय ट्रांसफरिंग द जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. देखिए हाइब्रिड में क्या होता है, प्लांट्स ही होते हैं, एक प्लांट दूसरा प्लांट और फिर उसमें से संकर बना. इधर क्या है, एक बैक्टीरिया और दूसरा प्लांट, अलग अलग पूरी ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो गए एंड देन दे आर मेकिंग इट. फायदे तो है यस, ऐसा बीटी कॉटन है उसमें आपने पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करना होगा क्योंकि कीटक उसको खा के खुद ही मर जाएगा. सो कॉटन इटसेल्फ हैज बिकम अ पेस्टिसाइड. बट सामने सेफ्टी और चैलेंजेस बहुत ज्यादा है. फर्स्ट इशू इज बायो सेफ्टी, कि ऐसी अगर कोई चीज है तो उसको हम खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, एनिमल भी मर जाएगा, ऐसा डर लगता है. ये भी डर लगता है इससे कुछ सॉइल बैक्टीरिया और मधुमक्खियां बीज भी इसमें जाएंगी, कुछ वो खाना खाएगी, रस चूसेगी फूल का, मर जाएगी. एंड देन यू वुड हैव अंडरस्टूड इन द एनवायरमेंट कि अगर बीज मर गई तो फूड वेब, बायोडाइवर्सिटी सबको खतरा आ जाता है. ये जीएम क्रॉप का अगर पोलिनेशन हो जाए, परागरज एक दूसरे में जाए, तो इवन भारत की जो वाइल्ड या इंडिजिनस वेराइटी है वो भी प्लांट पूरे खत्म हो जाएंगे और हर जगह ऐसा जीएम क्रॉप ही रहेगा. सो जस्ट लाइक कोरोना इट में स्प्रेड टू द एंटायर थिंग. ट्रेड फीस, ये जो मैंने आपको जीएम बीटी कॉटन का उदाहरण दिया, वो मॉन्सांटो नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी ने बॉलगार्ड टेक्नोलॉजी की मदद से ये बीटी कॉटन सीड बनाए और फिर उन्होंने भारत की सब अलग अलग कॉटन सीड कंपनियों को इसका एक प्रकार से लाइसेंस दिया है. जैसे बुक छापने का परमिशन दो और सामने वो आपको रॉयल्टी देता है, इसी प्रकार इंडिया की सब ये कॉटन कंपनियां ट्रेड फीस के नाम पर मॉन्सांटो को बहुत सारा पैसा देती, दैट वी आर यूजिंग योर टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस दिस सीड. इंडियन गवर्नमेंट उस पर भी रॉयल्टी के ये रेट ट्रेड फीस के परसेंटेज तय करती है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट और लॉसूट चलते रहते हैं. ये मॉन्सांटो उसने अब एक नई चीज इजाद करी जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर जीन. टर्मिनेटर जीन मतलब वो सीड आपने जमीन में डाले तो सिर्फ एक बार ही क्रॉप उगेगा, फिर उसमें से आप वापस वो सीड को यूज करके सेकंड टाइम जमीन में डालो तो कुछ नहीं उगेगा. द सीड्स विल बी प्रोड्यूसिंग स्टराइल क्रॉप्स, नपुंसक प्रजातियां उसमें से पैदा होगी. मॉन्सांटो ने ऐसा क्यों किया होगा? ताकि फार्मर ने हर साल उससे नया सीड खरीदना पड़े, क्योंकि आपके पास भले आपने वीट सपोज कल्टीवेट किया बट वो वीट को वापस जमीन में डालोगे नया पौधा नहीं उगेगा. ऑफकोर्स भारत में इसको परमिट नहीं किया, बट सबको चिंता रहती है कि इस टाइप की अगर इतना सारा कमर्शियलाइजेशन होगा तो गरीब फार्मर एक्सप्लॉइट होता रहेगा. भारत के अंदर कोई भी ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर शुरू करना हो तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आपने जाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी यानी जीईएसी को अपना प्रोडक्ट दिखाना होगा. वो उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगी और फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देगी कि यस या नो, और फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अल्टीमेटली आपको परमिशन देगा. इन केस ऑफ बीटी कॉटन जीएसी ने बोला यस देना चाहिए और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव भी कर दिया. लेकिन इसके अलावा ये बीटी ब्रिंजल और जीएम मस्टर्ड वो भी ऐसे ही क्रॉप है, बट उसमें जीएसी ने पहले बोला था हाँ देना चाहिए, बट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ये सब अलग अलग सिविल सोसाइटी एंड एनवायरमेंट एक्टिविस्ट उनके चलते अप्रूवल नहीं दिया, फिर वापस फाइल भेजी तो फिर कुछ केस में जी से बोला नहीं करना चाहिए, नहीं करना. सो लाइक दैट सम बॉल बाय बॉल कॉमेडी गोइंग ऑन. इकोनॉमिक सर्वे का क्या मानना है? इकोनॉमिक सर्वे ये मानता है कि भारत के अंदर हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है तो हमने वी हैव टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ क्रॉप्स. और जहां तक ये जीएसी और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपना स्टेक है, तो ऐसा नहीं कोई बदमाशी कर जाएगा. सो वी शुड अलाउ द जीएम सीड्स प्रोवाइडेड कि उसमें कोई टर्मिनेटर जीन नहीं होना चाहिए. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नए जो पौधे बनेंगे वो वापस अपने पौधे नहीं पैदा कर सकते, ऐसा कुछ स्टराइल टर्मिनेटर जीन नहीं होना चाहिए. हाई कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए. भारत के अंदर ऐसे जीएम सीड अलाउ करने चाहिए जो कि डिजीज पेस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट हो, लॉन्गर शेल्फ लाइफ हो, मतलब लंबे समय तक उसका जो क्रॉप है वो बिगड़े नहीं. शॉर्टर क्रॉप ड्यूरेशन हो, मतलब 6 महीने नहीं, सपोज 3-3 महीने में मूंगफली पैदा हो जाए, देन वी शुड अलाउ इट, वो हमारे लिए सही रहेगा. एंड ट्राई टू गिव द थिंग्स फॉर नॉन फूड और ट्री फॉर्मेट क्रॉप्स, जो हम लोग खाते नहीं है बट सपोज उससे कॉटन है तो वो क्या है, नॉन फूड टाइप ऑफ क्रॉप है, तो उसमें अलाउ करे तो उससे चिंता कम रहती है कि कुछ कोई आदमी के पेट में जाएगा और कुछ खराब हो. सो वी शुड एक्सप्लोर दैट. एट द सेम टाइम ये एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक मॉन्सेंटो जिनकी मोनोपोली हो गई है, तो उसके सामने भारत की कंपनियों को भी हमने एनकरेज करना चाहिए. बियॉन्ड दिस ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 पूरी नहीं पढ़नी, उसका चैप्टर 12 वो देख लेना है, कुछ बार वहां से एमसीक्यू निकले. ये रवि अग्रवारी की एक साइंस टेक की बुक है, उसका चैप्टर ऑन बायोटेक्नोलॉजी वो भी ऊपर ऊपर से देख लेना. वो ये जो कंटेम्पररी इशू है लाइक दिस जीएम क्रॉप वगैरह आपको मिल जाएगा. तो हमने ये पेज 294 तक पढ़ा, मतलब 1 2 3 पेजेस. इसके अंदर भी ये मैंने आपको शुरुआत में बताया मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट पूरी ईयर बुक इन्फॉर्मेशन, बट वर्ड एसोसिएशन पता होना चाहिए. उसके अलावा फिर बहुत ज्यादा ये याद करना है वो डोंट गेट इनटू दिस स्टेज. सिमिलरली यहाँ मैंने डेटा दिया है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और पूरी जीडीपी में कितना हिस्सा है. सो अगेन वो जिगजैग है या स्ट्रेट लाइन में अब जा रहा है, दैट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव. डोंट वरी सो मच कि ये सब कुछ वर्ड बाय वर्ड याद रखना है. सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर सम 5 minutes एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड.
इज रिक्वायर्ड। ये इरिगेशन और वाटर सप्लाई के लिए एक जमाने में बिफोर 2019 मई मंथ दो अलग अलग मिनिस्ट्री थी। एक थी मिनिस्ट्री फॉर वाटर रिसोर्सेज, बल्कि 18% तो हमने एग्रीकल्चर शुरू किया था इनपुट के नाम पर, लैंड यूज कर लिया, सीड भी उसमें प्लांट कर दिए। नाउ द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कि अब पानी छिड़कना पड़ेगा, वाटर। वाटर के अंदर वही वाला ग्राफ की चीज, भारत के पास वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, बट फ्रेश वाटर रिसोर्स की बात करें पूरे वर्ल्ड की 4% ही हमारे पास है। सो देयरफॉर इट क्रिएट्स चैलेंजेस, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन रेनफॉल। उसमें भी अल नीनो के चलते रेनफॉल कम हो गया, तो 2014-15 में ड्रॉट आ गया, फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, तो फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। अगर हम लोग चाहते हैं कि फार्मर की इनकम 2015 के सामने 2022 तक डबल हो जाए, देन इट रिक्वायर्स कि एनुअली उसने एक नहीं मल्टीपल क्रॉप्स, एक साल में 2 या 3 बार उसने फसल उगानी होगी। बट दैट इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव इरिगेशन, अदरवाइज मानसून के डिपेंडेंट रहेगा तो साल में एक ही बार हो सकता है। सो देयरफॉर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। ये इरिगेशन और वाटर सप्लाई के लिए एक जमाने में बिफोर 2019 मई मंथ दो अलग अलग मिनिस्ट्री थी। एक थी मिनिस्ट्री फॉर वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, जिसके नीचे फिर अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज, अटैच बॉडी, सरकारी निगम सब थे। और दूसरी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसके नीचे कोई नोटवर्ती स्टैट्यूटरी बॉडी या कुछ सरकारी कंपनियां नहीं थी। आगे चल के 2019 मई मंथ में मोदी सरकार ने तय किया कि ये दो मिनिस्ट्री है, उसको हम लोग बना देते हैं डिपार्टमेंट। सो नाउ मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा, और दूसरा ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। तो ये पुराना चला गया और उसको बोल दिया आपसे तुम मिनिस्ट्री नहीं डिपार्टमेंट। और ये दो डिपार्टमेंट के ऊपर एक नई मिनिस्ट्री बना दी जिसका नाम है जल शक्ति मिनिस्ट्री। सो नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट सिस्टम, एक जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उसके नीचे एक वाटर रिसोर्स का डिपार्टमेंट है और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का डिपार्टमेंट है। सो नाउ विद इन दिस लेट अस लुक एट दिस वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, कि उसके नीचे कौन कौन सी बॉडीज। सो वी आर एट डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन। उसके नीचे कोई डिपार्टमेंट नहीं, ये खुद ही डिपार्टमेंट हो गया। अटैच बॉडीज एंड सबऑर्डिनेट बॉडी में गंगा वाटर सेंट्रल वाटर कमीशन, गंगा फ्लड कंट्रोल, स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर बेतवा रिवर बोर्ड, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो कि अलग अलग राज्यों के बीच नदी के पानी की शेयरिंग भी प्रॉब्लम्स होती है, उससे निपटने के लिए वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स होते हैं। फिर एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके नीचे नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई गई। फिर उसका नाम बदल के बोला नेशनल गंगा काउंसिल बोलेंगे और उसके बॉस होंगे प्राइम मिनिस्टर खुद। एक जमाने में ये गंगा काउंसिल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में थी, बट फिर उसको ये वाले वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। देन देयर इज वन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सरकारी कंपनियां भी कुछ है, बट उसमें एक नोटेबल है वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि वापकोस। तो दिस इज ये वाला हमने जल शक्ति मिनिस्ट्री के नीचे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और उसके नीचे स्टैट्यूटरी बॉडी है गंगा वाली बॉडी, वापकोस, वो सब देख लिया। दूसरा डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, बट उसके नीचे कुछ भी ऐसा नोटवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं कि हम लोग उसको प्रिपेयर करें। सेकंड पिलर के लास्ट पोर्शन में याद करो हमने स्कीम के प्रकार देखे थे। कुछ स्कीम्स ऐसी थी जिसे हमने बोला था सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% फंडेड बाय यूनियन, स्टेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनी मनी। और दूसरे टाइप की स्कीम थी जिसको बोला जाता था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वेयरइन स्टेट में हैव टू कंट्रीब्यूट सम मनी। अब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी एक था कोर ऑफ द कोर स्कीम, जैसे मनरेगा, अम्ब्रेला स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ SC ST माइनॉरिटीज। एग्रीकल्चर की मित्रों कोई भी स्कीम कोर ऑफ द कोर स्कीम में नहीं है, तो मतलब ये तो सीधा हम लोग देखेंगे, बट 6 पिलर में ही आता है वो। तो ज्यादातर स्कीम यहाँ पर आएंगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम या फिर ऐसी होंगी जिसको हम बोलते हैं कोर स्कीम। कोर स्कीम मतलब नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसा देना होगा। अब उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कितना परसेंटेज देना होगा वो स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं,
अब तक हम लोग जितने एमसीक्यू देखे गवर्नमेंट स्कीम के, वेरी रेयर केस में, बहुत शायद लगभग नहीं के बराबर उन्होंने कभी पूछा हो कि एग्जैक्ट फंड शेयरिंग कितना है, 60-40 है या 50-50 है। सो डोंट लूज स्लीप ओवर दैट। बट हाँ, ये पता होना चाहिए कि ये वाली स्कीम ऐसी है जहां पर स्टेट में भी पैसा कंट्रीब्यूट करना होता है। कहते हैं कि करके ये योजनाएं देखते हैं। ये जो मैंने स्लाइड बनाई उसमें ये वाला जो मेडल है वो देख के आपको समझ में आ जाएगा। सपोज योगी आदित्यनाथ का फोटो, उसका मतलब क्या? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, सब टॉपिक कोर स्कीम है, और ये 100 पर क्रॉस मार्क है। मतलब क्या? स्टेट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट मनी, 100% नॉट फंडेड बाय यूनियन। तो ऐसी एक योजना थी नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, पेयजल के लिए योजना। इसका बॉस क्या है? अब ये जितनी वाटर की योजना है बाय एंड लार्ज वो जल शक्ति मिनिस्ट्री आंख बंद करके लिख सकते हैं। रेयर केस में कुछ इनलैंड वाटर की बात हो तो शिपिंग मिनिस्ट्री आएगा वगैरह, जो हम लोग आगे देखें। खैर, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, हाँ, सब लोगों को सेफ वाटर मिलना चाहिए, आर्सेनिक फ्लोराइड और ऐसा कंटामिनेशन है तो ज्यादा फंडिंग देंगे वगैरह। बट ये अब ऑब्सक्योर स्कीम है तो डोंट लूज स्लीप ओवर दैट। उसके बाद 2015 में आता है जल क्रांति अभियान। ये जल क्रांति अभियान मतलब अगेन जल शक्ति मिनिस्ट्री और उसके नीचे ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो पहले वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री अलग थी। अगले 1-2 सालों के लिए मित्रों ये मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो भी दिखे उसको टिक करने में सही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कि वो हर साल अपना क्वेश्चन बैंक अपडेट करते हैं। तो 2-3 साल पुराना वाला पूछा हो तो उस वक्त जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं होगी तो उसने ऐसा ही लिखा होगा, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री रनिंग जल क्रांति अभियान। तो हाँ, वो उनके एग्जाम के हिसाब से उसको करेक्ट मान के टिक कर देना चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट यू टेक द जजमेंट कॉल इन द रियल एग्जाम हॉल। एनीवेज, तो जल क्रांति अभियान क्या है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 विलेज को सिलेक्ट करेंगे जहां पर पानी की बहुत शॉर्टेज है, वहां पर गांव वालों को जमा करेंगे, विल ट्राई सम एफर्ट ऑन वाटर सरप्लस विलेज बना देंगे। ये असल में कोई नई योजना नहीं है, इट इज नॉट लाइक सम सेपरेट स्कीम जहां पर पैसा दिया जाता है। बट ये जो ओरिजिनल अलग अलग योजना है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो आगे हम देखेंगे, फिर ये NRWDP जो हमने आगे अभी एक स्लाइड पहले देखा, फिर मनरेगा जो 6th पिलर में, उसका ही पैसा इधर उधर से निकाल के दे विल क्रिएट डग वेल्स एंड वाटर शेड एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज टैंक एंड अदर थिंग्स। उसके बाद 2015 में आया नमामि गंगे योजना। फोटो में पता चल जाता है ओनली यूनियन गवर्नमेंट फंडिंग देता है, स्टेट नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट मनी। क्या तो 86 में राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था। फिर 2009 में उसकी एक गंगा को बोला गया ये नेशनल रिवर है और एक नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी बनाया गया। फिर उसका नाम बदल के बोल दिया नेशनल गंगा काउंसिल, जिसके बॉस है प्राइम मिनिस्टर। 2015 में ये जो पूरा काम चल रहा था उस इनिशिएटिव को मोदी ने नाम दे दिया नमामि गंगे। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री और उसके नीचे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, वो ये जो गंगा रिवर अथॉरिटी है या गंगा काउंसिल है उसको पैसा देता है, जिसकी मदद से गंगा को पोल्यूशन मुक्त किया जाएगा। अगले 5 साल में वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, वो सब काम करेंगे। फिर ये वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री और उसके ऊपर ये अब डिपार्टमेंट बनाया, उसके ऊपर जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो बेसिकली ऑल दिस जो भी अब खिचड़ी बन गई है वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, वो लोग 2018 में लेकर आते हैं अटल भूजल योजना। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर। ये ऐसी योजना है जहां पर 50% फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट और 50% फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ये पूरे इंडिया के लिए नहीं है, सिर्फ ऐसे स्टेट्स के लिए है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जैसे राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात। वैसे उस हिसाब से गुजरात का भी कलर रेड होना चाहिए, बट सब आई थिंक ये ग्राफ उन्होंने गलत अपने नीचे आके रिपोर्ट में दिया होगा। खैर, यहाँ पर ऐसे वाटर शॉर्टेज वाले स्टेट में विलेजेस का वाटर यूजर एसोसिएशन बनाते हैं, फिर उनको सिखाते हैं आप पानी का वेस्टेज कम करो, वाटर एसेट बनाओ, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन करो वगैरह। सो ओरिजिनली दिस वाज लॉन्च्ड इन 2018, बट फिर से ये अटल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, और उनका जन्मदिन आता है क्रिसमस 25 दिसंबर। तो 2019 की 25 दिसंबर आई तो वापस इसको लॉन्च किया गया। तो ऐसी वो शोले एक बार बनी थी, फिर उसको रिकलर करके वापस मुगले आजम को जैसे लॉन्च किया। सो फॉर द पर्पज ऑफ शोबाजी ऐसी नया स्कीम है, बट नहीं, वो तो चल ही रहा था। फिर ये जल शक्ति मिनिस्ट्री 2019 में, आप जानते हो कि वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। चेन्नई के अंदर बहुत सारी ऑफिस को बंद करना पड़ा था क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर नहीं था। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री बहुत मस्ती में आ गई और एक के बाद एक मिलते जुलते बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लॉन्च कर दी। रादर देन कि एक कॉन्क्रीट योजना ही चलाओ, 10 कॉन्क्रीट ना हो ऐसी योजना क्यों करते हो। खैर, एक तो वो करते हैं जल शक्ति अभियान, उसके अंदर 2 फेज में सब लोगों को कि वाटर कंजर्व करना चाहिए, पानी का बिगाड़ मत करो, दैट वाज द आइडिया। उसके बाद लेकर आए जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन 2019 अगस्त में आया। उसमें बोला गया हर घर जल, जल मतलब पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल द रूरल हाउसहोल्ड्स बाय 2024। और अगर सिटी एरिया है जहां पर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो उन्होंने 2000 ये जो 2020 ईयर है उसी में दे शुड ट्राई टू प्रोवाइड वाटर कनेक्शन टू एवरीवन। जो हमने 2-3 स्लाइड पहले देखी नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर वाला जो चीज थी NRDWP, उसको बंद करके इसमें सबस्यूम कर दिया। आपसे वो होगा जल जीवन मिशन। ये भी अलग से फंडिंग करते हैं ऐसा नहीं, जो अलग अलग दूसरी योजना है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की उसमें से इधर उधर पैसा करके उन्होंने बना दिया है। एडिशनली बोला गया है
कि अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े तो काम्पा फंड से मोबिलाइज करेंगे। काम्पा फंड मतलब कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये काम्पा का ऑब्जेक्टिव ये है, सपोज आपने कोई फैक्ट्री बनानी है जिसके लिए आपने सपोज 100 ट्रीज को कट करना पड़ा एंड गवर्नमेंट अलाउड यू ऑल्सो कि हाँ कट कर दो, बट उसके सामने वो आपको बोलेंगे कि आपने इतने हजार या लाखों रुपए ये काम्पा फंड में देने होंगे। तो ऐसा करके जितना पैसा आया होगा वो सब ये जल जीवन मिशन में यूज किया जाएगा। इसमें और भी सब डिटेल और कुछ मिसेलेनियस योजनाएं जो आपके हैंडआउट में दी है तो वो आराम से कल सुबह देख लेना। सो दिस वेर सम स्कीम रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल के लिए, पीने के लिए। बट हमारा तो टॉपिक था एग्रीकल्चर इनपुट, तो वहां पीने के लिए नहीं, उधर इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी चाहिए। तो वहां पर बड़ी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015। और यहाँ याद रखिए ये कौन करता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं है, ये वाली चीज है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ये एक प्रकार की कोर स्कीम है, मतलब मेडल देखो, यूनियन ने पैसा कंट्रीब्यूट करना है, स्टेट ने भी कंट्रीब्यूट करना है। इट इज अ कोर स्कीम, नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन। ऑब्जेक्टिव क्या है, बस इरिगेशन वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है और उसके लिए 4 पिलर की स्ट्रेटेजी है। 4 पिलर में सबसे पहला पिलर है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। बेसिकली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जल शक्ति मिनिस्ट्री को कहेगा कि आपके ऑलरेडी जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट नेशनल लेवल के बड़े बड़े डैम बना रहे हो या कुछ, वो जल्दी जल्दी खत्म करो ताकि पानी का सप्लाई बढ़े। सेकंड पिलर इज वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड मतलब चेक डैम, नाला बांध, फार्म पॉन्ड, टैंक, ये सब बनाएंगे ताकि बारिश का पानी उसमें गिरे और वहां से वो यूज कर सके जब बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। ऑल दैट थिंग वाटरशेड डेवलपमेंट करेंगे। थर्ड पिलर इज हर खेत को पानी, मतलब आपने ऊपर डैम बना दिया, नीचे कैनाल बना दी, फिर वहां से हर एक फार्म तक आपने वो कैनाल का पानी पहुंचाना है। दैट थिंग वी विल डू, डिस्ट्रीब्यूट द वाटर टू ईच एंड एवरी फार्म। एंड लास्ट पिलर इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से ज्यादा ज्यादा उत्पादन करना है। हाउ इज दैट पॉसिबल, उसके लिए तो आपने माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप, स्प्रिंकलर, पिवोट, रेन गन, वो सब यूज करेंगे तो पानी कम बिगाड़ होगा और ज्यादा आपको उत्पादन मिल सकता है। सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सम सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन डिवाइसेस। माइक्रो इरिगेशन का नाम लिया तो उसके साथ जुड़े हुए कुछ टर्म्स, एक होता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब ये जो आप ड्रिप, स्प्रिंकलर और इसमें जो पानी भेज रहे हैं उसी के अंदर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आप डाल दो, तो ये जो भी पौधा है उसको पानी भी मिल जाएगा, फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा, सो इट विल ग्रो वेल और वेस्टेज ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर विल बी रिड्यूस, सो दैट इज फर्टिगेशन। सेकंड इज मल्चिंग। मल्चिंग मतलब ये जो आपके जमीन पर मिट्टी है, सॉइल के ऊपर आप स्ट्रॉ, वुड चिप, श्रेडेड बार्क, पेड़ों की छाल और दूसरा वो सॉमिल से जो इतना भी लकड़ी का कचरा आता है वो सब आप उस पे ऊपर डाल दो जमीन पे। सो देन व्हाट विल हैपन, वाटर का इवेपोरेशन, जो बाष्पीभवन होता है वो कम हो जाएगा, वाटर का, सॉइल का इरोजन कम होगा, वीड ग्रोथ कम होगा। सो दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड मल्चिंग। लास्टली देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद माइक्रो इरिगेशन। ये हाथी चल रहा है मतलब क्या, हाथी चलेगा तो माइक्रो इरिगेशन का ये जितना भी पाइप लगा होगा वो टूट जाएगा। सो ट्रैम्पलिंग बाय द एलिफेंट, बोर, नीलगाय, जंगली सुअर, नीलगाय, ये सब चल के और अपनी मस्ती में तोड़ देते हैं। ये जो सरकारी योजना है वहां पर उसका रिपेयर और डैमेज के लिए कोई अलग से योजना या इंश्योरेंस कवर नहीं है, और कुछ बार तो फार्मर पैसा भी खर्च करे तो कोई रिपेयरमैन मिलता नहीं। सो एज अ रिजल्ट मेनी फार्मर्स ऑल्दो दे नो द बेनिफिट कि माइक्रो इरिगेशन अच्छा है, बट वो उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस प्रॉब्लम। वाटर इरिगेशन में वाटर सप्लाई और अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए और क्या हो सकता है, ये रिवर्स का इंटरलिंकिंग किया, नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जो ये लिंक पे मिलेगा। बहुत ज्यादा शुगर कल्टीवेशन करते हैं या फिर राइस कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें पानी ज्यादा चाहिए, तो उसको छोड़ के हमने पल्स कल्टीवेशन, दाल की खेती करनी चाहिए जो पानी कम लेती है। कॉस्ट बेस्ड वाटर प्राइसिंग, आजकल ये चलता है फार्मर को या तो मुफ्त में या थोड़े 1-2 रुपए के प्राइस में कैनाल से पानी खींचने को देते हैं, बट अदर दैट शुड बी हैवी प्राइस। अगर वो शुगर राइस ऐसा कुछ यूज कर रहा है वेर ही इज यूजिंग सो मच वाटर, ज्यादा पैसा लेना चाहिए। वी शुड एनकरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, और ये सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए एक नेशनल लेवल की कोई एजेंसी या अथॉरिटी बनानी चाहिए, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है। ये सब चलेगा तो नीति आयोग भी बोलेगा हम भी एक इंडेक्स बना देते हैं, लगे हाथ। सो दे डिजाइन वन कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, उसका भी वर्जन 2 लॉन्च किया 2019 में। इंडेक्स के नाम पर पहले ये होता था सभी स्टेट को एक साथ रैंकिंग देते थे, बट अब एक पिछले 1-2 साल से माहौल ऐसा बना है कि ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल। आप गुजरात महाराष्ट्र को फिर बोलो वो नागालैंड से बेहतर है, भाई वो बेहतर ही होंगे, बट क्योंकि उनकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो सारी चीज अलग है, तो लाइक वाइज सबको ग्रुप में बिठा के रैंकिंग करो कि आपस में कौन अच्छा या बुरा है। सो नाउ द न्यू अप्रोच इज लाइक दिस, ज्यादातर रैंकिंग में नॉन हिमालयन स्टेट करके एक ग्रुप बनेगा, फिर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट करके दूसरा ग्रुप बनेगा, एंड लास्टली यूनियन टेरिटरी बोल के तीसरा ग्रुप बनेगा। एंड देन उनका आप विद इन दैट ग्रुप कौन अच्छा बुरा है उस टाइप का रैंकिंग बनाते हैं। ये रैंकिंग वैसे तो दिया गया बट उसपे भी वो और छोटे छोटे 25 अलग रैंकिंग, सब रैंकिंग बनाते हैं, वो सबका कॉस्ट बेनिफिट उतना अच्छा नहीं। मैक्सिमम यू शुड मेमोराइज दैट नीति आयोग है कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जहां पर स्टेट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, वो सब मेजरमेंट करते हैं।
इधर से एक प्रश्न भी मेंस में आया था, नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और वाटर स्ट्रेस एरिया में कैसे मदद मिलती है, उसका क्या मॉडल आंसर हो सकता है, वो अपने यान एकेडमी प्रोफाइल के अंदर मॉडल आंसर की पूरी सीरीज आपको मिल जाएगा, बट वो प्रीलिम के बाद अभी बहुत ज्यादा काम करना है। सो वी आर डन विथ वाटर। वाटर के बाद अगला मुद्दा है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ये समझते हैं। एग्रीकल्चर इनपुट वी हैव यूज्ड द लैंड, वाटर, सीड्स, नाउ वी हैव टू यूज फर्टिलाइजर, उर्वरक। उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, एन, पी और के। एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिया। यूरिया बनाने के लिए जो केमिकल प्रोसेस है उसका नाम है हेबर प्रोसेस। उसके फर्स्ट स्टेज में नेचुरल गैस जिसमें होता है मीथेन यानी CH4, उसको वो कन्वर्ट करके उसमें से Na3 मतलब एमोनिया बनाते हैं, और वो एमोनिया को और ज्यादा प्रोसेस करेंगे तो उसमें से यूरिया बने, क्योंकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन चाहिए तो वो एमोनिया के नाइट्रोजन एलिमेंट को यूज करता है। इसके लिए केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री वो सब इंडियन कंपनियों को सब्सिडी देती है कि आप सपोज 1000 रुपए का बैग है, आप 500 रुपए में बेचना और हम आपको 500 रुपए सब्सिडी देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की भारत के अंदर ज्यादा मिनरल अवेलेबिलिटी है नहीं, तो 80 to 85% तो हमने इंपोर्ट से ही मंगवाना पड़ता है। ऑफकोर्स इसरो थोड़ा रिमोट सेंसिंग कर रहा है कि उससे कहीं पर फॉस्फेट के हमको रिसोर्स मिल जाए, बट कोई काम खास अच्छा हो नहीं रहा। एंड लास्टली देयर इज पोटाश यानी के, एलिमेंट के, उसको तो 100% हमने इंपोर्ट से ही मंगवाना पड़ता है, भारत में उसकी बहुत ज्यादा है नहीं। खैर, ये जो सब्सिडी यहाँ दी जाती है वो सारी सब्सिडी ये वाले मेडल से आपको पता चल जाएगा, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी 100% फंडिंग इज गिवन बाय द यूनियन इटसेल्फ, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट मनी। अगर फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी जाएगी देन व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। ये फार्मर क्या सोच रहा है, इफ आई यूज मोर यूरिया देन मोर क्रॉप विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर आप डेली 1 बादाम खाओ तो आपका ब्रेन डेवलप होगा, यस। डेली 2 बादाम खाओ ब्रेन डेवलपमेंट होगा, यस। डेली 200 बादाम खाओ तो ब्रेन डेवलपमेंट होगा, नहीं, रादर योर स्टमक विल आल्सो गेट बैड। बट ये फार्मर पढ़े लिखे नहीं होते तो वो समझ, वो दे दनादन और करो, और एज इफ की ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो ये ऐसा कि एक दिन 200 बादाम खाने लिए तो मेरा ऋतिक रोशन जैसा बॉडी बन जाए, दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी दे हैव। सो चीप यूरिया इलिटरेट फार्मर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आइडियली कोई भी सॉइल के अंदर ये जो मैंने आपको बताया 3 फर्टिलाइजर एन, पी, के, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 4:2:1 होना चाहिए। बट क्योंकि यूरिया बहुत ज्यादा दे दनादन यूज करते हैं तो असल में भारत में रेशियो क्या हो गया, 8:3:1। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि इससे सॉइल और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, और ये सारा यूरिया बह के पानी में जाएगा, वहां पर आल्गी ब्लूम हो जाएगा, वो एनवायरमेंट में देख लेना। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। एडिशनली ये यूरिया जो सब्सिडाइज है तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल डाई, इंक, पेंट कोटिंग, उसमें भी उनको केमिकल चाहिए तो वो यूरिया को डिकम्पोज करके वो सब यूज करते हैं। कुछ तो इतने बदमाश है कि यूरिया में से नकली आर्टिफिशियल दूध भी बना के बेचते हैं, मिल्क भी बनाते हैं। बांग्लादेश और नेपाल के अंदर स्मगलिंग से भी वो यूरिया सेल कर देते हैं, क्योंकि सपोज भारत में यूरिया बैग 500 में मिल रहा है और नेपाल बांग्लादेश की सरकार की कैपेसिटी नहीं है सब्सिडी देने की, सपोज वो 700 चार्ज करें तो स्मगलर भारत से ले जाएगा और उधर 600 में बेचेगा, तो उधर के भी फार्मर हैप्पी और स्मगलर ने खुद पैसा कमा लिया। सो एज अ रिजल्ट एक्सेसिव यूज एंड स्मगलिंग इज हैपनिंग, और भारत सरकार का सब्सिडी बर्डन बढ़ रहा है, जिसके चलते फीजल डेफिसिट बढ़ रही है, जो कैसे प्रॉब्लम करती है सेकंड पिलर में हमने देखा था। सो देन व्हाट आर द सॉल्यूशंस। अगर हम लोग ज्योग्राफी में देखें तो ये कुछ इलाका है जहां पर जैसे कि लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल के अंदर पोटाश यानी के एक्सेस अमाउंट में होता है तो उसको पोटाश फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं। फिर कुछ ऐसा एरिया है जहां पर रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं होता है तो वो उसमें ज्यादा डालना पड़ता है। सो द पॉइंट इज हर एक सॉइल टाइप अलग अलग है, हर एक जगह सिर्फ यूरिया डालोगे और अच्छा क्रॉप हो जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू क्रिएट सम कस्टमाइज्ड टाइप ऑफ टेलर मेड प्रोडक्ट्स, जैसे जिम में वो कि ये वाला प्रोटीन शेक और इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए और ये चाहिए, ऐसा वो बना के पीते हैं। सिमिलरली कुछ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनानी चाहिए, तभी वो गिवन स्टेट के अंदर अच्छा आपको प्रोडक्शन दे सकता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो कि ये सारा काम फर्टिलाइजर सब्सिडी का देखता है, उन्होंने ये कहा कंपनियों को कि रादर देन प्रोड्यूसिंग जस्ट यूरिया, आप ऐसे कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाइए स्टेट के हिसाब से। जैसे सपोज ये कोई अष्टम पष्टम केमिकल फॉर्मूला है, ऐसा बनाए और उससे सपोज आंध्र प्रदेश में अच्छा फसल हो सकता है। एंड देन गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी कैसे पे करेगा, गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बनाया कि सपोज ये वाले आपने कोई टेलर मेड कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें आपने नाइट्रोजन जितना यूज किया होगा उसमें इतना पैसा देंगे, फॉस्फोरस पर किलो 15 रुपीज सब्सिडी, ये वाले में इतने, सल्फर यूज किया इतनी सब्सिडी, तो पर किलोग्राम फर्टिलाइजर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है उस हिसाब से कंपनी को सरकार सब्सिडी देगी। सो फर्टिलाइजर कंपनीज कैन मेक न्यू प्रोडक्ट मिक्सेस एज पर द सॉइल रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं कि यूरिया 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 ही बनाएंगे। बट द चैलेंज इज
यूरिया की सब्सिडी अलग से दी जाती है, और ये जो मैंने आपको अभी बताया ऐसा मिक्स प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 2010 से आई, उसका पेमेंट अलग से होता है। बट ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का पेमेंट सरकार फॉर सम टेक्निकल रीजन जल्दी जल्दी करती नहीं थी, तो ज्यादातर फर्टिलाइजर कंपनियां वो यूरिया बनाने में ही फोकस करती हैं। फार्मर ऑल्सो मिस यूज यूरिया ऑल द टाइम, इसलिए हमारा 8 टाइम्स जो हो गया 4 की जगह, दैट इज द प्रॉब्लम। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, ये यूरिया का मिस यूज बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं? सरकार ने सब कंपनियों को बोला, कंपनी वालों तुम किसान को जो बेचा है फर्टिलाइजर उसका सबूत दो, तभी सब्सिडी मिलेगी, और वो भी बैंक अकाउंट में, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ द फर्टिलाइजर सब्सिडी। सपोज ये फर्टिलाइजर कंपनी की इच्छा थी मुझे 1000 रुपीज कमाने हैं, बट सरकार ने उसको बोला नहीं 500 में ही तुम फर्टिलाइजर सेल करो, तो बाकी 500 रुपीज सरकार इसको कैसे देगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्टिलाइजर कंपनी ने प्रूफ देना होगा कि मैंने असल में फर्टिलाइजर सेल किया है। तो उसकी जो रिटेल शॉप होगी वहां पर फार्मर ने अपना आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वो दिखाएगा, और उसका जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है उसमें सब डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड देन गवर्नमेंट विल वेरीफाई इट, और उसके बाद ही हाँ इतने किलो आपने सेल किया, देन दिस इज द सब्सिडी बोल के पैसा दिया जाएगा। So then government will give subsidy in the bank account of the respective fertilizer company. That is the DBT of the fertilizer subsidy. इसके फायदा क्या है? नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, मतलब केमिकल इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां डाइवर्ट कर देती थी उसमें से डाई और इंक बनाने के लिए, और कुछ जो बांग्लादेश नेपाल में स्मगलिंग हो जाता था वो पहले से थोड़ा कम हो रहा है। अनदर रिफॉर्म टेकन इज सॉइल हेल्थ कार्ड। ये फार्मर जिसको ऐसा मिस्टेक था कि मैं डेली 200 बादाम खाऊंगा तो मैं ऋतिक रोशन बन जाऊंगा, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसको एक कार्ड दिया गया। ये कार्ड में लिख के बताया गया उस हिसाब से तुम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो, दे दनादन यूरिया मत डाल देना। दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड। मीन्स हर एक फार्मर के लैंड को 3-3 साल पर सरकार टेस्टिंग करेगी, और वो टेस्ट करके पाएगी आपके अंदर कितने ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, एनालिसिस करके बोला जाएगा ये एलिमेंट की डेफिशिएंसी, आपने वो फर्टिलाइजर यूज करना है। सो द कार्ड विल शो द दिस टाइप ऑफ एडवाइजरी। एडिशनली बोला जाएगा आपकी जो जमीन है उसमें इस टाइप का क्रॉप, इस टाइप का सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन ज्यादा सूटेबल है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये स्कीम है, ये मेडल देख के पता चल जाएगा। योगी इज ऑल्सो देयर, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, सब टॉपिक कोर स्कीम, नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन, स्टेट ने भी थोड़ा पैसा देना पड़ता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड। इधर सब कुछ लिखा, ये गुजराती में क्यों लिखा होगा? क्योंकि भाई फार्मर को तो इंग्लिश आता हो ये जरूरी नहीं, तो उसको तो दिखाने के लिए वर्नाक्यूलर लैंग्वेज स्टेट के हिसाब से बना के देंगे। यहाँ पर उसको बताया जाएगा आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, इसमें कौन सा एलिमेंट कम है। अगर आपने सपोज कोकोनट उगाना है तो यूरिया कितना डालना होगा, पोटाश कितना डालना होगा। सपोज आपने वीट उगाना है तो उसके लिए क्या डालना है। सो लाइक दैट एंटायर चार्ट इज गिवन। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें कुल मिलाकर 12 प्रॉपर्टीज को हाईलाइट किया जाता है। ये 12 प्रॉपर्टीज में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दिस पोटाश मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का लिस्ट होता है। फिर जिंक, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के नाम पर सल्फर, और फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम पर पीएच, मतलब एसिडिक है जमीन या बेसिक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है उसकी, और ऑर्गेनिक कार्बन उसमें कितना है। दीज आर द प्रॉपर्टी दैट विल डिटरमाइन कि क्रॉप अच्छा हो गया, खराब हो गया, और उसमें क्या न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं। तो क्या ये 12 की लिस्ट याद करनी है? द आंसर इज यस। मैंने आपको बताया वो फॉरेस्ट सर्विस भी कंबाइन हो गई है, तो एग्रीकल्चर के कुछ सवाल निकल के आते हैं। सो देयरफॉर यस यू शुड बी अवेयर, हाँ ये सब होता है। सो ओके, सब्सिडी दी जाएगी डायरेक्टली कंपनियों को, अगर वो प्रूफ दिखाएं सब किसानों का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फार्मर्स को ऐसे कार्ड दे दिए गए ताकि वो मिस यूज नहीं करे यूरिया, उसको समझ लगे इतना ही किलोग्राम यूज करना है। एंड लास्टली नीम कोटिंग ऑफ द यूरिया, ये भी केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। बेसिक आइडिया इज जो यूरिया बनाती है सब कंपनियां, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, उनको बोला गया है उस यूरिया को सेल करने से पहले उसके ऊपर नीम का कोटिंग, मतलब अर्क चढ़ा देना है, उसके ऊपर वो केमिकल छिड़क देना है बिफोर सेलिंग द यूरिया। इससे क्या फायदा है? एक बार उस पर आपने नीम कोटिंग कर दिया तो ऐसा यूरिया फिर आप उसको पेंट इंडस्ट्री या इंक इंडस्ट्री या डाई इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते, वो पूरा केमिकल खराब हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर के अलावा उसका कोई और यूज हो नहीं सकता, दैट इज बेनिफिट। सेकंड, सपोज ये यूरिया का मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर ये नीम का ऐसा कोटिंग हो गया, तो फिर उसमें आप जमीन में डालेंगे, उस पर वाटर स्प्रे करेंगे, तो ये नीम कोटिंग के चलते इट स्लोज डाउन द यूरिया डेजोल्यूशन इन द वाटर एंड सॉइल, मतलब वो धीरे धीरे रिलीज होगा यूरिया अंदर से। एज अ रिजल्ट प्लांट की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा एंड इट इज विल ग्रो। इट इज जस्ट लाइक सपोज आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसी होगी, आज खाए और एक ही सपोज हाफ आवर में आपके पेट से निकल जाए, देन योर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब द थिंग, बट अगर वो स्टे करता है 5-6 आवर, देन योर बॉडी कैन स्लोली एब्जॉर्ब द थिंग। तो उसका फायदा ये है कि इट विल इंप्रूव द यील्ड पर किलोग्राम यूरिया में से जितना 100 किलो 200 किलो बहुत ज्यादा निकल सकता है। एंड लास्टली ये नीम कोटिंग है, उसके चलते पेस्ट जो कीटक होते हैं उसको खाएंगे, उसको कड़वा लगेगा, मर जाएगा, वटेवर, तो पेस्ट और डिजीज भी कम रहते हैं, तो आपने पेस्टिसाइड भी, जंतुनाशक दवा कम यूज करनी पड़ती है। 2016 प्रीलिम में यहां से प्रश्न पूछा गया,
एडी, भार्गव, अंकित, श्वेता, ज्ञानेंद्र, वेंकट, आकाश, मधु, ईशिका, बबी, विशाल, साहिल, कीर्ति, समृद्धि, अभिषेक, चाहक, सिमरन, देव, मेघना, शिल्पा, अश्विनी, आदित्य, अमरजीत, साई चैतन्य, किंजल, सुभद्रा, छायाकांत, प्रतिमा, अमन, कोमल, सुनील, पवन, सीबी रेड्डी, अविरल, अमित, अमन, अरोरा, गणेश, विकास, निधि, संदीप, नूर, भूपेश, ये सब ने करेक्ट किया। एडिशनली हिमांशी, अभिषेक, आंचल, श्वेता, आकाश, सिंह, राजा, मनीष, सुनील, अश्विनी, नितिन, पराशर, ये सब ने 5 में से 5 करेक्ट किए। सरकार यूरिया में क्यों नीम का मिश्रण करवा रही है? ऑफकोर्स मैंने आपको अभी बताया, देन यू नो द आंसर, बट सपोज आपको ये नहीं पता था, देन ऑब्जर्व सी ऑप्शन क्या बोलता है, नाइट्रस ऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज्ड इन द एटमोस्फियर बाय द क्रॉप फील्ड्स. दिस नीम कोटिंग और सम अदर वट एवर डू थिंग यू डू, कोई ये ऐसा कर सकता है कि कुछ भी रिलीज नहीं हो? वेल, इट लुक्स रादर फार फेस्ट, ये अतिशयोक्ति दिखती है, मतलब सी नहीं हो सकता. बाकी के जो ऑप्शन है, सपोज आपने ये टॉपिक आपको मालूम ही नहीं है, तो ये भी मतलब हाँ वो रीजनेबल लगता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी यू आर नॉट स्टिल एट द 50-50 स्टेज. तो अगर ऐसा हो, सब सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, बाकी 3 अभी भी है, तो बेटर कि उसको फिर स्किप कर दिया जाए. ऑफकोर्स हमने पढ़ा है, तो अब हमको पता है दैट नीम कोटिंग के चलते इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल एंड देयरफॉर पॉसिबल. कुछ लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि ये देखो इधर लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट एट ऑल रिलीज्ड, तो मतलब ये तो पक्का गलत ही होगा, तो इसको एलिमिनेट कर दो और फिर बाकी में से ये वो करो. ऐसे जो एक्सट्रीम बर्डेड स्टेटमेंट हमेशा गलत हो, वो 2016 के एग्जाम में ऐसा सीन बन रहा था कि मेजॉरिटी केसेस ऐसा कुछ दिखे, आंख बंद करके करो, यू गेट थ्रू. बट उसके बाद यूपीएससी एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गए. 2009 के पेपर में अगर ऐसे आप टिक मारने जाओ कि हाँ एक्सट्रीम बर्डेड ऑल, नॉट एट ऑल डन, या ओनली दिस या ओनली दैट, तो आपके करेक्ट कम होते हैं, रॉन्ग ज्यादा हो जाएंगे. सो डोंट गो थ्रू सच टाइप ऑफ थिंग्स. यार हमने 300 पेज तक देख लिया अप टू दी फर्टिलाइजर. लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. So in between you can drink water and you can also go through the PDF file which is given to you. क्या करना चाहिए, बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड सो ऑन.
ऑलराइट, सो इन द एग्रीकल्चर हमने इनपुट में लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर यूज कर दिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पेस्टिसाइड, जंतुनाशक. पेस्टिसाइड वी हैव टू यूज बिकॉज 25% ऑफ द क्रॉप लॉस ये पेस्ट, वीड, डिजीज उसके चलते ही हो जाता है. और इस साल तो मतलब ये जो लोकस्ट अटैक हुआ, टिड्डियों का हमला, दोस टाइप ऑफ थिंग्स आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स. सो यस वी हैव टू यूज पेस्टिसाइड, बट भारत के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की कंपैरिजन में बहुत कम पेस्टिसाइड यूज होता है बिकॉज फार्मर्स आर अनेबल टू अफोर्ड इट. एट द सेम टाइम ये भी नहीं कि ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करो, वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं. सो वी शुड ट्राई टू यूज ऑर्गेनिक, मतलब जो कुछ ऐसा नीम कोटिंग वगैरह जैसा जो यूरिया में किया, ऐसा कुछ यहाँ करना चाहिए, बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड सो ऑन. ये भी कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज करनी चाहिए. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब 100% सभी पेस्ट को मार नहीं देना है, क्योंकि इवन दिस ग्रास हॉपर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. अदरवाइज ये नहीं होगा तो स्नेक क्या खाएगा, और स्नेक नहीं होगा तो फिर ईगल क्या खाएगा, तो पूरी फूड चेन, फूड वेब को नुकसान होता है. तो मतलब सभी पेस्ट को 100% मार नहीं देना है, उसको कंट्रोल ऐसा करो कि इकोनॉमिकली हमको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो, बिकॉज इवन पेस्ट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. भारत के अंदर जब भी हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो प्रॉपरली उसके जो ग्लव्स और मास्क यूज करना चाहिए, यूज नहीं करते. पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल एंडोसल्फान, तो उसके चलते फूड, लैंड, वाटर, ह्यूमन बॉडीज में कंटामिनेशन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे वो अपाइज पैदा होते हैं. सो वी शुड यूज द प्रोटेक्टिव गियर एंड टेक प्रिकॉशंस. ये मॉन्सांटो कंपनी, उन्होंने एक वीडीसाइड या हर्बिसाइड, वीड मतलब जो आसपास प्लांट के आसपास जो दूसरे घास फूस निकल आते हैं उसको बोला जाता है वीड. वो वीड हटाने के लिए उन्होंने एक ग्लाइफोसेट नाम का केमिकल बनाया था. बाद में पता चला वो कार्सिनोजन है, यानी कि उससे कैंसर होता है. तो फिर अभी उसको 2019 में बैन किया. खैर भारत में तो कुछ स्टेट ने बैन कर ही दिया था. सो समटाइम इन दिस एग्रीकल्चर एनवायरमेंट ऐसे भी सवाल आते हैं, दिस केमिकल वो किसके लिए यूज होता है, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ खराब होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. मतलब अगर हम लोग केमिकल यूज ही नहीं करें, डोंट यूज फर्टिलाइजर, डोंट यूज पेस्टिसाइड, so then it is called organic farming. It is a type of agriculture that avoids the use of synthetic fertilizer, pesticide, वो सब नहीं यूज करो, बट अदर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेसिड्यू, मैन्योर, जो प्राकृतिक खाद होती है, काउ डंग वगैरह से बनाई जाती है, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ये सब करो. और उसे एनकरेज करने के लिए एक योजना बनती है, परंपरागत कृषि विकास योजना. ये सब करने की क्या जरूरत है? व्हाई शुड वी नॉट यूज केमिकल्स? क्योंकि अगर हमने केमिकल यूज नहीं करे तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सॉइल, वाटर, एयर का पॉल्यूशन कम हो जाएगा, और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी है. ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, ऐसा बोलो कोई फर्टिलाइजर, केमिकल यूज नहीं किया, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका, कनाडा, यूरोप में वहां पर हेल्थ कॉन्शियस पब्लिक वो उसको देख के क्रेजी हो जाती है. यस वी विल बाय इट. तो वो $1 का सपोज सिंपल टोमेटो, और उसके ऊपर आप लेबल लगा दो दिस इज ऑर्गेनिक, $2, दे विल बाय इट फॉर $2. तो हमारे एक्सपोर्ट में हमको इनकम ज्यादा बढ़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकती है, फार्मर की इनकम बन सकती है. इट कैन हेल्प अस डबलिंग द फार्मर्स इनकम. एंड सेकंडली, अगर केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज होंगे तो गवर्नमेंट ने यूरिया पर सब्सिडी भी कम देनी होगी, तो फिजल डेफिसिट भी कंट्रोल में रहेगी. ये सब फायदे देखते हुए सिक्किम, ये रहा सिक्किम, उन्होंने 2015 में ऐसा नियम बनाया कि वहां पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर की उसके स्टेट में एंट्री ही प्रोहिबिटेड है. एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने बोला हमारा 100% पूरा स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करता है, बिकॉज केमिकल फार्मिंग तो इधर प्रतिबंध है उसका, जस्ट लाइक बिहार में शराब का प्रतिबंध है, इधर केमिकल फर्टिलाइजर और वो सब का प्रतिबंध है. एनीवे, सो टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ थिंग इन द एंटायर इंडिया, परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसका बॉस है. ये मेडल देख के पता चल जाएगा, इट इज अ कोर्स की, मतलब स्टेट आल्सो कंट्रीब्यूट सम मनी. उसका परसेंटेज फॉर्मूला की 60-40 फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट एंड 90-10 फॉर द स्पेशल कैटेगरी, वो सब इंटरनल याद रखने की बहुत फायदा नहीं. सफिशिएंट टू नो कि स्टेट आल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट मनी. ये स्कीम कुछ ऐसी है कि 50 फार्मर का ग्रुप बनाया जाएगा, एक क्लस्टर क्रिएट होगा कि सपोज ये डिस्ट्रिक्ट के या ये इतने इलाके के इतने फार्मर, और फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे. और ऐसे हर एक फार्मर को पर हेक्टर 3 सालों के लिए 20,000 रुपीज दिए जाएंगे कि आप वट एवर लॉस यू फील, ये आपका उसमें कवर हो जाएगा. क्योंकि कन्वेंशनल फार्मिंग अगर आप यूरिया फर्टिलाइजर यूज करेंगे, सपोज आपको 200 किलोग्राम मिल रहा है, कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली 80 किलोग्राम ही पैदा होगा. सो देन ऐसा कुछ पैसा देंगे, देन द पर्सन विल फील मोटिवेटेड. अगेन यू मे स्टार्ट टू अंडर, सर ये 50 फार्मर का ग्रुप क्यों बनाना है, एक एक कोई करवा देते हैं? नो. सपोज बाजू बाजू में ABC 3 फार्मर है, बी फार्मर बोले मैं केमिकल यूज नहीं करूंगा, बट ये ए फार्मर अपने फार्म में अगर फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो थोड़ा भी हवा पानी से तो घूमता घूमता इसके रन ऑफ करके इसके प्लांट में भी आ जाएगा, देन प्रोडक्ट विल गेट रिजेक्टेड. इसलिए एक दो नहीं, 50 फार्मर का ग्रुप बने तभी सर्टिफाई कुछ हो सकता है कि यस इट इज ऑर्गेनिक. सो दैट वाज गोइंग ऑन, बट इन बिटवीन कर्नाटक के अंदर एक लोकल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नया कंसेप्ट लेके आए. बोला गया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शून्य बजट प्राकृतिक खेती. जीरो बजट मतलब फार्मर ने कोई भी लोन नहीं लेना, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना, डोंट बाय एनी सीड और फर्टिलाइजर, तो हो गया आपका जीरो बजट फार्मर का. नेचुरल फार्मिंग बिकॉज आर्टिफिशियल केमिकल यूज नहीं करेगा, उसकी जगह वो बायो फर्टिलाइजर, अर्थवॉर्म, काउ डंग, काउ यूरिन, ये सब की मदद से खेती बाड़ी करेगा.
इससे फार्मर को फायदा ये है, लोन नहीं लेगा तो वो जो पूरा कर्जे का जाल होता है, डेट ट्रैप, उससे बच जाएगा। एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होती है। कर्नाटक में शुरू किया, हिमाचल आंध्र वो सब भी कर रहे थे। और फिर 2019 के फुल बजट में निर्मला सीतारमण ने बोला कि यही वाली चीज पूरे भारत में हम लोग एक्सपांड करेंगे। आगे फिर उसको और देखिए, हम लोग सर्च करें तो पता चलता है ये जो मैंने आपको परंपरागत कृषि विकास योजना पढ़ाई, अभी 50 फार्मर का ग्रुप बनाएंगे, उसी के अंदर सब स्कीम के रूप में ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यूज लॉन्च करने का उनका कुछ प्लान है, बट असल में मटेरियलाइज होना अभी बाकी है। एट द सेम टाइम मित्रों, ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा नहीं कि वो कोई पनेशिया यानी कि रामबाण इलाज है भारत के लिए। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आपने फर्टिलाइजर यूज किया, यूरिया वगैरह, सपोज आपको 100 kg पैदा होता है, इधर आप कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे, मे बी 80 या हो सकता है 50 kg पैदा हो, तो भारत जहां पर इतनी पॉपुलेशन ज्यादा है, उन सबके मुंह में खाना डालना है। सो फूड सिक्योरिटी के हिसाब से सपोज 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरा भारत बन जाए सिक्किम की तरह, देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड, और फिर महंगाई भी बढ़ सकती है। अगर इतना फूड ही अवेलेबल नहीं है, व्हीट राइस एंड एवरीथिंग, देन इट विल क्रिएट महंगाई। ये देखो, केमिकल फर्टिलाइजर और सब यूज करके हमने ये टोमेटो बनाया, कैसा है, उसकी स्किन चमक रही है, सभी का शेप सेम टू सेम है। और उसके सामने ये वाले ऊपर जो टोमेटोज है उसको देखो, उसमें कोई केमिकल या कुछ आर्टिफिशियल यूज नहीं किया, तो कुछ टोमेटो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, सबका स्किन टेक्सचर वो भी अट्रैक्टिव नहीं है। यानी कि ये जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट वेजिटेबल होता है, उसका शेल्फ लाइफ मतलब कितने दिन में खराब हो जाएगा, यूजुअली ये जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइब्रिड सीड और वो सब की कम यूज करते हैं। उसका साइज, शेप, कलर, टेक्सचर वो ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल का बहुत ही कम अट्रैक्टिव होता है कंपेयर टू केमिकली ग्रोन और हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज। इसलिए ऑर्डिनरी कस्टमर को ये पता ही नहीं चलता कि ये हेल्थ में अच्छा है और ये हेल्थ में थोड़ा कम अच्छा है। सो अनलेस दे आर मेड अवेयर ऑफ द हेल्थ बेनिफिट, भारत के लोग शायद ये ऑर्गेनिक चीज को खरीदे ही नहीं। सो देयरफॉर इन केस ऑफ इंडिया इट इज नॉट सम टाइप ऑफ पनेशिया कि सब ऑर्गेनिक फार्मिंग करे और रामराज प्रजा सुखी हो जाए। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है जैविक खेती, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसमें क्या है, बायर सेलर को वो कनेक्ट करता है, ऐसा मतलब फ्लिपकार्ट जैसा बनाने की कोशिश करी है। बट ये जैविक खेती पोर्टल में भी आप देखिए कितने सम दिस मैनी रजिस्टर्ड फार्मर, कुल मिलाकर दिखा रहे हैं आंकड़ों में 2 लाख फार्मर ऐसा कुछ कर रहे हैं। और तो आई डाउट कि इतने सारे फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते होंगे। सामने बायर्स देखो कितने, 1065 एंड प्रोडक्ट 725, तो मतलब बहुत ज्यादा बायर इसमें इंटरेस्ट नहीं कर रहे। एनीवेज फॉर एमसीक्यू यू हैव टू प्रिपेयर, तो जैविक खेती नाम की पोर्टल बनाई है। हेलमेट सेफ है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, आईएसआई नाम का एक उस पर मार्क हो तो यस इट इज सेफ। सिमिलरली मैं आपको ऐसे ही कोई बॉक्स में बोल दूं कि ये ऑर्गेनिक है और उसके मुझे आप 10 नहीं आप 20 रुपए दो बिकॉज इट इज हेल्थ बेनिफिशियल, तो आप क्या मान लेंगे? उसका भी कोई सर्टिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसने अलग अलग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लैब और क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर्स को वो काम दिया है कि आपने ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करना है। तो दैट एंटायर स्कीम, उसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम यानी पीजीएस। वर्ड एसोसिएशन, सब वो कैसे काम करता है, कितनी फी होती है, वो सबका मतलब नहीं। सो वी आर डन विद द फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। यूज भी करो तो भी अच्छा है, नहीं यूज करो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग वो सब कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मशीनरी। मशीन मतलब ये ट्रैक्टर, वाटर पंप, प्लाव, कंबाइन हार्वेस्टर, लैंड लेवरर, कल्टीवेटर, पावर ऑपरेटेड ट्रैक्टर, स्प्रेयर, रीपर, थ्रेशर, सब आप समझते हैं। उसका फायदा क्या है? कम लोगों में आप ज्यादा काम करवा सकते हैं। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एंड लेबर विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द मशीन्स। इसमें एम्प्लॉयमेंट, कुछ लोगों को लगता है इफ यू यूज मोर ट्रैक्टर देन इट विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। नो, इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो रूरल यूथ है उसको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं कि ट्रैक्टर प्रोडक्शन, ट्रैक्टर रिपेयर, मेंटेनेंस वर्क, उसका ड्राइवर के लिए भी कोई लड़का चाहिए। सो यस, इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके साथ जुड़ा हुआ कुछ कंसेप्ट है। ये गांधी जी एक चरखा चला रहे। सो ऑफ द हाउ मेनी थ्रेड्स ही इज क्रिएटिंग, एक बार में स्पिन करेगा तो कॉटन का एक ही थ्रेड निकल के आएगा। सो वन स्पिंडल एंड वन थ्रेड। बट उसके सामने ये जो मशीन है उसको बोला जाता है स्पिनिंग जेनी। ये स्पिनिंग जेनी ऐसा मशीन है कि ये लेडी अगर एक बार इसको सर्कल में घुमाएगी तो 1 2 3 4 कुल मिलाकर 8 थ्रेड्स उसमें निकल के आ सकते। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसको आप क्या बोलेंगे? लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। एक पहिए से एक बार घूम रहा था, अब 8 बार उसमें से थ्रेड निकल के आते हैं। उसके सामने कुछ बार इनोवेशन ऐसे होते हैं जिससे आपका कैपिटल ऑगमेंट हो जाता है या प्रोटेक्ट या सेव हो जाता है। कैपिटल मतलब यहाँ पैसा भी है, मशीन भी है, एसेट है, सबको कंबाइन वो बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुडन प्लाव यूज करें, लकड़ी वाला हल, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? डैमेज हो जाएगा, रिपेयर करना होगा, मॉइस्चर, फंगस, वो लकड़ी है तो खराब हो जाएगी। बट सपोज आप अगर स्टील का ऐसा हल प्लाव यूज करें, उसका फायदा क्या है? उसको तो फंगस या मॉइस्चर अटैक से कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यू विल नॉट हैव टू डू रिपेयर, मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट। तो आपका जो कैपिटल या एसेट या मशीनरी या पैसा वो क्या ऑगमेंट हो गया। अब इधर से एक बार प्रश्न ऐसा पूछा था, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लाव
इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, तो जवाब क्या होगा, कैपिटल ऑगमेंटिंग। इन रियल एग्जाम ऐसा कुछ पूछा जाए, इसका कोई बेटर टू स्कीप इट, बिकॉज ये वाली चीज मैंने आपको अभी पढ़ी है, किधर कोई बुक में, रूटीन बुक में है ही नहीं। जब ये क्वेश्चन 2015 प्रीलिम में आया, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द आंसर, किधर होगा। तो फिर आप गूगल बुक्स में सर्च करें, कहीं पर कोई रैंडम एग्रीकल्चर एमबीए की बुक थी, वहां के कोई प्रोफेसर ने, मे बी उसी ने क्वेश्चन बैंक में सप्लाई करवाया होगा, क्योंकि वर्बेटिम उधर से लिफ्ट किया था। अब एक बार ये पूछा गया, तो ऐसा नहीं कि हम ऐसा सब बहुत तैयार करना शुरू करें एग्रीकल्चर एमबीए टाइप, नॉट यूजफुल। क्योंकि अब समझिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कैंडिडेट्स को चेक करने के लिए उन्होंने डाले होते हैं, बिकॉज द फॉरेस्ट एग्रीकल्चर वो सब वो पढ़ के आए हैं। सो दैट डजंट मीन वी आर आल्सो सपोज टू नो ऑल ऑफ दिस, क्योंकि प्रीलिम के मैंने आपको आगे भी बताया था, अराउंड 50% आपकी कट ऑफ आसपास रहती है। सो डोंट ट्राई टू बिकम नाउ एग्रीकल्चर एमबीए भी करना है, डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट। खैर, हम बात कर रहे थे फार्म मैकेनाइजेशन, मतलब ये मशीन ज्यादा यूज किया जाए। मशीन ज्यादा यूज करने के लिए एक और भी कारण बनता है, बिकॉज हम लोग 6th पिलर में देखेंगे योजनाएं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या मनरेगा। उसमें ऐसी बात है कि कोई विलेजर को कहीं काम नहीं मिल रहा, तो वो सरकार से ही काम मांग सकता है, और उसको गारंटी है कि 100 डेज अनस्किल्ड वर्क विल बी गिवन। अनस्किल्ड वर्क मतलब गांव में कोई पौंड तालाब खोदना है, या कोई कैटल का शेड बनाना है, या कोई लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है, दैट टाइप ऑफ वर्क विल बी गिवन। अब धीरे धीरे ये मनरेगा के चलते सिस्टम ये आ गया कि उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके जो लेबरर्स पहले पंजाब में माइग्रेट होके जाते थे काम की तलाश में, उनको लोकल काम मिल गया तो वो लोग कम जाते हैं। सो ड्यूरिंग द पीक सीजन पंजाब के अंदर जब उनको हार्वेस्टिंग करना हो, तो जितने फार्म लेबरर चाहिए मिलते नहीं। तो ये होता है कि लोकल लेबरर को फिर उन्होंने ज्यादा वेजेस ऑफर करने पड़ेंगे, या इन लोगों को बोलेगा कि आप आओ, मैं आपको ज्यादा तनख्वाह दूंगा। सो एज अ रिजल्ट मैनी दिस पंजाबी एंड हरियाणा फार्मर्स वो पहले से ज्यादा मशीनरी की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लेबर रिक्वायरमेंट फुलफिल करना मुश्किल हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन क्रिएटिंग द इश्यूज दैट वी हैव टू फोकस मोर ऑन द फार्म मैकेनाइजेशन। लेकिन भारत के अंदर अभी भी फार्म मैकेनाइजेशन की आप बात करें, सपोज जितने क्रॉपिंग हो रहा है, हार्डली 40% ऑफ दैट इज डन थ्रू मशीन्स लाइक ट्रैक्टर एंड अदर थिंग। इन केस ऑफ इंडिया, चाइना में 60%, ब्राजील में 75% ऑफ देयर क्रॉपिंग इज डन थ्रू दिस मशीनरी, और यूएसए के अंदर तो 95%, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं आबादी कम है, ज्यादातर लोग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में होंगे, तो एक किसान नहीं हजारों एकड़ जमीन में काम करना ही रिक्वायर मशीन्स। सो रिलेटिवली इंडिया के बारे में लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पूरे वर्ल्ड में वी आर द फर्स्ट नंबर इन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर भारत में बनते हैं, और उससे हम लोग बहुत सारे एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट देखने वाली बात यह है कि भारत के अंदर ही उसका यूज रिलेटिवली कम है। उसके क्या कारण रहे होंगे? फर्स्ट प्रॉब्लम इज, ज्यादातर ये जो ट्रैक्टर बनते हैं वो ये हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की जो भी सॉइल एंड टोपोग्राफी है उसके लिए अनुकूल है। वो वाला ट्रैक्टर आप नॉर्थ ईस्ट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल की जमीन है, वहां पर उबड़ खाबड़ टरेन विल बी डिफिकल्ट, हिली टरेन। उस हिसाब से आपने अलग टाइप के ट्रैक्टर बनाने चाहिए। सो कस्टमाइज्ड मशीनरी फॉर इंडिया सॉइल एंड क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इज नॉट अवेलेबल, तो रिसर्च डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। स्मॉल मार्जिनल फार्मर, हर एक फार्मर मशीन खरीद नहीं सकता, तो वो किराए पर ले सके, रेंटिंग। इन केस ऑफ यूएसए, सपोज आपका ट्रांसफर हो गया मुंबई से लेके सपोज पुणे, तो उसका ट्रक भी आपको ऐसा नहीं कि यू हैव टू हायर समवन, आप खुद से ट्रक किराए पर ले सकते हैं और खुद से ड्राइव करके अपना सामान भर के ले जा सकते हैं। दैट टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो ऐसा ही यहाँ पर स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए कि वो फॉर गिवन शॉर्ट पीरियड ट्रैक्टर कहीं से उधारी में लेके आए और अपना काम करके वापस जमा कर दे, ऐसे हायरिंग सेंटर, रेंटिंग सेंटर बनाने चाहिए। ये सब करने के लिए गवर्नमेंट 2017 में ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन तो इंदिरा गांधी के जमाने में खत्म कर दिया, बट अभी ये नया स्कीम है जिसका नाम ऐसा है, ग्रीन रेवोल्यूशन डैश कृषोन्नति योजना। उसमें अलग अलग कुछ 11-12 सब स्कीम्स है, उसमें से एक सब मिशन ऐसा है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसमें ये सब काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ये सबसे प्रीलिम के अंदर, सॉरी, इन सीडीएस एग्जाम दे आस्क वन क्वेश्चन एंड आई गिव यू 1 minute 20 seconds. अंशुल, सिमरनजीत, अशोक, जागृति, तृष्णा, ऋषव, जीशान, कुमांशु, गौरव, दीपक, प्रवीण, सौम्या, देव, शुभम, मयंक, यामिनी, निशा, सौम्या,
मधु, सौरभ, बबी, निशांत, श्रेया, रिखोम चौधरी, अमन, ममता, रंजना, किशोर, मयंक, सृष्टि घोष, छायाकांत, अवि, सुरिंदर, अंकित, शेफालिका, श्रेया, प्रिंसी, क्रांति, आदर्श, तेजश्री, ये सब ने करेक्ट किया। एडिशनली हिमांशी, अभिषेक, सिंह, राजा मनीष, अश्विनी कुमार, नीतीश, नितिन पराशर, सुनील एंड हर्षित, इन लोगों ने अब तक हमने 6 एमसीक्यू देखे, 6 के 6 करेक्ट है। उसके बाद रोहित, यूपीएससी, आरिज, ये सबके 5 करेक्ट हुए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर मोस्टली ऑन लेबर सेविंग मैकेनाइजेशन इज इन रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट? ये असल में इकोनॉमिक सर्वे ने एनालिसिस दिया था आज से कुछ साल पहले। पंजाब हरियाणा के फार्मर, आप विजुलाइज करिए, वो ट्रैक्टर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि पहले जो फार्मर को जो लेबरर मिल जाते थे उड़ीसा से, बिहार से, वो अब नहीं मिल रहे आसानी से, बिकॉज ये मनरेगा स्कीम के चलते ये लोग सोचते हैं हमको उड़ीसा में विलेज में काम मिल रहा है तो व्हाई शुड वी गो टू पंजाब। सो सपोज वो पहले 100 रुपए में आ जाता था, तो अब उसको अटैक करने के लिए भी ये लोगों ने बोलना पड़ता है आई विल गिव यू सम 200 रुपीज, ओनली देन ही विल माइग्रेट। तो मतलब वेजेस बढ़ रहे हैं, लेबर मार्केट टाइट हो रहा है। टाइट होना मतलब पहले जितने आपको लेबरर नहीं मिल रहे हैं आसानी से, यू हैव टू स्पेंड मोर मनी एंड येट देयर इज प्रॉब्लम इन फाइंडिंग लेबरर्स। सो दैट इज क्रिएटिंग इश्यूज एंड देयरफॉर फार्म मैकेनाइजेशन, ये फार्मर्स खुद से ही अपने पैसों से थोड़े थोड़े मशीन खरीद रहे हैं। ऑफ कोर्स लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ये प्रोग्रेस भी जितनी होनी चाहिए उतनी फास्ट नहीं है, हार्डली 40% इज देयर, बट यस दिस इज वन ऑफ द रीजंस। सो द रीजन, राइजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई राइजिंग तो किधर है, याद करो, अराउंड 6% ग्रोथ आया था थोड़े साल पहले, फिर तो गिर ही रहा है, अभी तो 2% कुछ एनुअल ग्रोथ चल रहा है, तो प्रोडक्टिविटी तो कुछ बड़ी नहीं है। राइजिंग इनइक्वालिटी इन द एग्रीकल्चर, हो सकता है मतलब कुछ फार्मर बहुत रिच हो गए एंड एज अ रिजल्ट वो मशीन खरीद रहे, हो सकता है, सो आई विल मार्क येलो। व्हाट अबाउट द डी, डेट राइट ऑफ बाय द गवर्नमेंट, सरकार कर्जा माफ कर देती है इसलिए जाके लोग ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। अगेन फार फेच्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जिनका कर्ज माफ होता है वो इतने गरीब होते हैं कि उसका नया ट्रैक्टर खरीदने की बहुत कैपेसिटी नहीं होती। द आंसर कुड बी आइदर बी और सी, और उसके अंदर भी ज्यादा आप सोचे, राइजिंग वेजेस एंड टाइटर लेबर मार्केट, दैट इज द रीजन फॉर दिस थिंग, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने ये हाईलाइट किया था सम 2014 में। Anyway, so today we learned about this agriculture input में लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो लोन, इंश्योरेंस और आगे और भी चीजें देखना है। मित्रों ये जो पिलर 4A है एग्रीकल्चर, इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी है जो पढ़ के समझ में आ जाए, बट ये जो जितनी स्कीम है इट इज अ टेस्ट ऑफ फैक्चुअल मेमोरी। ये मिनिस्ट्री है, ये उसमें स्टेट कंट्रीब्यूट मनी और नॉट कंट्रीब्यूट मनी, ये वाली योजना में ऐसा बेनिफिट मिलता है, सो दैट मीन्स आपके ऊपर इसका प्रेशर ज्यादा बनेगा, यू हैव टू मेमोराइज इट। और मैंने आपको बताया आगे कि ये फॉरेस्ट सर्विस मर्ज होने के चलते एक आध स्कीम यूजुअली 1-2 साल में कुछ ना कुछ निकल के आता है, सो देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर थ्रू द हार्ट। तो कल सुबह उठ के ये चीज तुरंत कर लेना, क्योंकि इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो अभी और योजना है, इधर भी इधर भी इधर भी। सो फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक ऐसा है जहां पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। सो कल रात वापस मिलते हैं और इधर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आई एंड द क्लास हियर।